हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में जो कि आप देख रहे होंगे, थंबनेल में ही आपको पता चल गया होगा कि इतिहास जो यूनिट 2 था, यूनिट फर्स्ट को हमने पहले ही करा दिया है, जो कि पूरा एक वीडियो में ख़त्म हुआ है। और अब देखिए ये यूनिट 2 है, ये आपका इतिहास का यूनिट 2 है। और यूनिट 1 में जो बचा हुआ था उसको भी हम लोग कर लेंगे, एक टॉपिक वहाँ से बचा था और 2 का पूरा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 और 2 दोनों दो वीडियो में ख़त्म। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो पहला मैराथन देख लीजिएगा, ये दूसरा मैराथन है, इस पे कुल 4 मैराथन होगा, आपका पूरा इतिहास ख़त्म हो जाएगा। जो एमजेसी हो, अगर आपने मेजर पेपर के रूप में इतिहास को लिया है या फिर माइनर या एमडीसी के रूप में, तो तीनों ही के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेजर वाले के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट माइनर और एमडीसी वालों के लिए है। और रही बात कि इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद तुरंत ही इसको पीडीएफ में हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें जो जो टॉपिक है यूनिट 2 का आप देखेंगे, पहला है लिपि, भारत में लिपि का विकास। दूसरा है भाषा का विकास। तीसरा इसी में शिक्षा, शिक्षा का केंद्र के रूप में कुछ कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं तो उनको देख लेंगे। फिर इसी में हम लोग पढ़ लेंगे कि स्रोतों का सर्वेक्षण जो बचा था उसको देख लेंगे। और यूनिट 3 का पहला टॉपिक जो है वसुधैव कुटुंबकम, उसको भी यहाँ हम लोग ऐड किए हुए हैं। यानी कि 5-6 क्वेश्चन का ये वीडियो हो रहा है और 5-6 टॉपिक का। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यूनिट 2 के अलावे यूनिट 1 का भी टॉपिक एक जो कि स्रोतों का सर्वेक्षण है, और यूनिट 3 का भी टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रयास ये है कि यूनिट वाइज हम पूरा ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके यूनिट वाइज हम पूरा ख़त्म करा देंगे आपका, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो है, महामैराथन है, पहला महामैराथन आ चुका है और ये दूसरा है। तो चलिए इन चीज़ों को आप देखते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है स्रोतों का सर्वेक्षण, ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक था जिसको हम उसमें नहीं करा पाए थे, तो इसमें करा रहे हैं और इसी में ये आगे वीडियो चलता रहेगा। तो देखिए स्रोतों का सर्वेक्षण में मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो जो चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास को जानते हैं उसी को यहाँ पढ़ना है। यानी कि स्रोत आखिर होता क्या है, पहले ये समझिए। तो देखिए स्रोत वो होता है ना जिसके माध्यम से इतिहास को लिखा गया है। तो अब सोचिएगा कि इतिहास कैसे लिखा गया। तो देखिए इतिहास को जब इतिहासकार लिख रहा था ना, या लिख रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, उनके सामने कोई भी चीज़ लिखित रूप में नहीं था, यानी कि लिखा हुआ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया भाई, देखिए कि उनको लगा कि देखिए जब हम इतिहास को लिखेंगे तो अगर हमारे पास लिखित रूप में कोई चीज़ नहीं है तो कैसे लिखा जाए। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी जहाँ से प्राप्त हुई, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सभी स्थल की जानकारी मिली, इन सभी स्थलों की खुदाई की गई। और खुदाई में जो भी, जैसे कि देखिएगा यहाँ से कुछ पत्थर के औजार मिले, या फिर देखिएगा कुछ सामान मिले, कुछ अनाज मिला, ये सभी जो चीज़ें मिली, इसी के आधार पर उनके द्वारा जो भी इतिहास लिखा गया तो उसी को बोला जाता है इतिहास, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इतिहास के स्रोत हैं, जो भी चीज़ें आपको खुदाई के रूप में मिली है। और ये जो खुदाई के रूप में मिली है फिजिकल फॉर्म में, इसी को बोला जाता है पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। और एक होता है बच्चों साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य वो होता है ना जो लिखित रूप में मिला हो, जो कि मतलब खोजने पर उसको नहीं मिला, बल्कि वो लिखा हुआ था, उसी को खोजा गया और उसी को पढ़ के इतिहासकार फिर से इतिहास को लिखे, तो उसी को बोलते हैं लिखित साक्ष्य, इसी को बोला जाता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो स्रोतों का सर्वेक्षण में हम लोग 2 तरह के सोर्स को पढ़ेंगे। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं बच्चों जो कि हम लोगों को खोदने के बाद मिला है। जैसे है, मान लीजिए कि कोई लकड़ी का सामान मिला, कुछ अनाज मिला, कुछ मान लीजिए कि घर का नक्शा मिला, या घर का कुछ अवशेष मिला जो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ था वो हुआ, कुछ पत्थर के सामान मिले, कुछ अन्य चीज़ें जो भी मिली है, जो खोज के, जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो वो सभी क्या है, जैसे रोड है, सड़क है, जल है, जो भी चीज़, पेड़ पौधा है, ये सभी क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत में वो साहित्य मतलब क्या होता है, साहित्य मतलब लिटरेचर, हम लोग जानते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इसी को मतलब आप ध्यान में रखिएगा, जो लिखा हुआ चीज़ में मिला उसी को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो अब सोचिएगा कि साहित्यिक स्रोत आखिर लिखा हुआ कहाँ मिला। तो ये देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, साहित्यिक स्रोत को जो लिखा जाता था वो तार का पत्ता एक आता था, उस पर लिखा जाता था। आज भी आप देखिएगा
ताड़ का वृक्ष होता है, ठीक है, तो उसी में पत्ता जो उसका होता है लंबा लंबा होता है, उसी पे लिखा गया कुछ कुछ रहता था और उसी को ये लोग बांध के रखते थे। तो ठीक है, इस तरह मिला। फिर देखिए कुछ मुहर मिला, तो मुहर पे भी कुछ लिखा हुआ था, कुछ से कुछ मतलब कुछ जानकारी मिला, तो यह भी हुआ। ये सब मुहर भले पुरातात्विक स्रोत है, लेकिन लिखा हुआ जो मिला वो तो साहित्य का कार्य करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले, जैसे कि कुछ पेज था, मतलब कि जो आज आप लोग यूज करते हैं या हम लोग कॉपी वाला पेज जो करते हैं, तो उस समय कॉपी का पेज नहीं होता था। उस समय पेज किससे बनता था, जानते, सूती का कपड़ा होता है ना, उसी को वो लोग क्या करते थे, रंग देते थे और उसी पे कुछ कुछ लिख के रखते थे। आज भी देखिए सूती के कपड़े पे देखिए प्रिंट डाला हुआ रहता है, जैसे कि कुछ कुछ कपड़ों पे देखिएगा मतलब कुछ भी लिखा रहता है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उस समय भी उस कपड़े पे लिखा हुआ कुछ कुछ मिलता था। तो ये सभी का यूज जब इतिहासकार इतिहास को लिखने लगे तो इसका यूज किए और इसी का नाम रख दिए साहित्य, यानी जो लिखा हुआ रूप में था उसको साहित्य बोल दिए, और पुरातत्व में उसको रखे जो कि लिखा हुआ नहीं बल्कि वो क्या था, टूटा फूटा अवस्था में था, उसको पुरातत्व बोल दिए। इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो ये स्रोत वाला यानी स्रोतों का सर्वेक्षण जो है ये आपको अब आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब इसके मेन पॉइंट को समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए स्रोत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें स्रोत का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। स्रोत के ही आधार पर इतिहास को लिखा गया और इतिहास का अध्ययन किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमारे पास मुख्यतः 3 स्रोत हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी स्रोत। तो देखिए साहित्यिक स्रोत का ही एक पार्ट है विदेशी स्रोत, ठीक है। तो विदेशी स्रोत उसे कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हमारा देश भारत है, आज हमारे देश में यूरोप का कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए कि यूरोप के कहीं से आ जाता है, या फिर देख लीजिए आप अमेरिका से कोई आ जाए, रूस से कोई आ जाए, फिर देखिए आप ब्रिटेन से कोई आ जाए। वो लोग जो व्यापारी या यात्री लोग भारत आया, उसने जो यहाँ पे देखा, मान लीजिए यहाँ पे उसने बहुत चीज़ देखा और वो जाएगा अपना देश और फिर यही चीज़ को लिखेगा कि भारत में हमने ये चीज़ लिखा, ये चीज़ देखा, यहाँ पे ये लोग खाना खाते हैं, ये कपड़ा पहनते हैं, इस तरह रहते हैं। जो भी चीज़ वो जाके विदेशी लोग आके भारत में और वहाँ पे जाके लिखेंगे अपने देश में, उसी को बोला जाता है विदेशी स्रोत, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्राचीन काल में भी कुछ विदेशी यात्री हुए जो भारत आए और उन्होंने भारत में जो कुछ देखा उसको एक मतलब किताब के रूप में वहाँ लिखा, और उसी से हम लोगों के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसीलिए जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन भारत हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, सभी दौर में कुछ ना कुछ विदेशी यात्री आए और उनके द्वारा जो लिखा गया उसका भी अध्ययन हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसी को बोला जाता है विदेशी स्रोत। अब मेन चीज़ हम बता दिए, अब इसके पार्ट को धीरे धीरे समझिए। चलिए अब इसके पार्ट को समझाते हैं। तो इसका मुख्य पार्ट ये है कि पुरातत्व। अब देखिए पुरातत्व जो है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम बता दिए। स्रोतों का सर्वेक्षण में आप लिखिएगा, मतलब जब आप लिखेंगे तो लिखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्रोतों में 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। स्रोत में पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक और तीसरा विदेशी स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत हम क्या बोले, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, वही तो है पुरातात्विक स्रोत। जैसे देखिए भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहा जाता है, यानी जो भौतिक रूप में हो। जैसे देखिए पत्थर हो, ईंटा हो, या फिर आप देखिए सड़क है, उसको आप छू सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। फिर आप देखिए भवन है, ये सब क्या है, ये भौतिक अवशेष है। तो इसी के आधार पर जब इतिहास को लिखा जाता है, इसी को बोला जाता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इतिहास को लिखने में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, और यही कहा जाता है जहाँ साहित्य मौन हो जाता है वहीं पुरातत्व बोलता है। यानी सीधा मतलब है जहाँ पे साहित्यिक स्रोत अवेलेबल नहीं है वहाँ पुरातात्विक स्रोत के ही आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। उसमें पहला आता है अभिलेख, दूसरा होता है मुद्रा, तीसरा स्मारक, चौथा होता है चित्रकला, पांचवा होता है मूर्तिकला। अब देखते हैं अभिलेख किसको कहते हैं। तो देखिए अभिलेख उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ राजा महाराजा थे, अपने समय में एगो पत्थर होता था, पत्थर पे कुछ से कुछ लिखवा देते हैं। मतलब वो कहते थे कि देखो, मतलब कुछ भी लिखवा देते थे। वो हो सकता है कि वो कुछ आज्ञा देते हों, आदेश देते हों, तो ये सब लिखवा देते थे। किस पे, पत्थर का एगो शिला होता था, यानी एगो मतलब बड़ा पत्थर का आकार होता था, उसी पे लिखवा देते थे। या फिर देखिएगा तांबा का एगो प्लेट होता था, तांबा का प्लेट, उस पे लिखवा देते थे। या फिर आप देखिएगा प्राचीन भारत में जो थाली के पीछे भी लिखवा देते थे। तो ये सब चीज़ पे जो लिखवाते थे ना राजा महाराजा, इसी को बोला जाता था अभिलेख, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इस अभिलेख में क्या लिखा जाता था। इस अभिलेख में लिखा जाता था
राजा अपना आदेश लिखता था कि जो अपनी प्रजा है उसके लिए कि तुमको ऐसे ऐसे चलना होगा, ये कार्य करना होगा। या फिर जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी हमारे देश में एक समय था जब नोटबंदी किए, तो नोटबंदी के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मीडिया में आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि देखिए आज के बाद जो है भारत में 2000 और मतलब 1000 और 500 रुपये जो पुराना नोट था वो बंद हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, बंद हो गया। तो उसी समय जो प्राचीन काल में, इसी को आप रिलेट कीजिए कि प्राचीन काल के राजा लोग कुछ बात अपने प्रजा को देते होंगे या आदेश देते होंगे ना, तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, वो लिख के एक अभिलेख छोड़ देते थे और ये कहते थे कि भाई यही अभिलेख में जो लिखा है यही हमारा आदेश है और इसको पालन करना होगा आपको किसी भी तरह से, ठीक है। अपनी प्रजा को यही वो संदेश देते थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभिलेख इसी को कहा जाता है। तो अब देखिए मेन चीज़ों को इसको समझिए। अभिलेख से तात्पर्य है सतह, देखिए ये गलत लिखा गया है, सतह या पटल पर, देखिए सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेख। तो मतलब देखिए सतह हो यानी कि ज़मीन का भाग हो या पत्थर का हिस्सा हो या दीवार हो या जो प्राचीन काल में मंदिर बनता था उसके दीवार पे जो लिखा रहता था ना, उसी पर उत्कीर्ण होता था ये लेख, ठीक है। और मतलब ये किसी पत्थर से लेके लकड़ी के तख्ते या तांबे या ईंट पर या मृदभांड पर उत्कीर्ण होता था। लेख जो है केवल इसी चीज़ पे नहीं बल्कि ये तांबे के पत्थर यानी कि जिसको बोलते हैं तांबे का प्लेट पे, पत्थर पर या फिर मिट्टी के कुछ बने हुए ऐसे होते थे ढांचे जिसमें कि मुहर है या फिर मृदभांड है, उस पर लिखा जाता था। तो मृदभांड क्या होता था, मृदभांड एक तरह से सुराही जानते हैं या नहीं, सुराही जानते, कलश जानते हैं मिट्टी का, उसी तरह का होता था मृदभांड, उस पर लिखा रहता था अभिलेख, ठीक है। तो इतना जान लीजिए। तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख को जान लीजिए। एक है बोगचगोई का अभिलेख। बोगचगोई का अभिलेख जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें वैदिक देवता, 4 वैदिक देवताओं के बारे में चर्चा है। कौन कौन, इंद्र, वरुण, नासत्य और अश्विनी, ये 4 देवताओं के बारे में चर्चा कहाँ मिलता है, बोगचगोई के अभिलेख में, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये नाम याद रखिए, बाकी आपको इसके डीपली इसको नहीं जानना है, ये सेकेंड सेमेस्टर में आपको जानना होगा, अभी खाली नाम जानिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख बहुत है समझे, इसमें आपको लगभग 50 अभिलेख के बारे में पढ़ना होता है। तो इसका खाली जान लीजिए कि अशोक भी अभिलेख जारी किया था, तो वो याद रखिए। फिर देखिए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति। तो एहोल प्रशस्ति ये किसकी है, पुलकेशिन द्वितीय की, ये ध्यान रखिएगा। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, हम आपको बताए भी थे कि भारतवर्ष की सबसे पहली बार चर्चा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट करके याद रखिएगा। तो अभिलेख आप समझ गए कि ये किसी भी सतह पर या पटल पर उत्कीर्ण होता है, ये लिखित रूप में होता है, इसमें राजा महाराजा के जो है आदेश वगैरह लिखे जाते थे। तो इतना चीज़ ही आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए अगले चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कि अभिलेख के बाद क्या है। तो अभिलेख के बाद अब देखिए मुद्रा, मुद्रा को ही सिक्का बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्का क्या होता है, तो सिक्का देखिए वही ना जो आज अभी आप देखते हैं 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, तो उस समय भी उसी तरह सिक्का चलता था समझे। तो उस सिक्के को उस समय वो जो सिक्का बनता था वो किसका बनता था, तो वो सोने का सिक्का होता था, चांदी का होता था, तांबा का होता था, शीशा का होता था। और ये सिक्के का प्रयोग क्यों किया जाता था, आज भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसी में लेन देन के लिए करते हैं ना, तो उसी तरह उस समय भी लोग, प्राचीन भारत में भी लोग सिक्के का प्रयोग सामान को लेन देन के रूप में करते थे उस पर। और उसके बाद जानते हैं प्राचीन भारत का जितना सिक्का होता था ना, उस पर राजा का भी नाम लिखा रहता था, ये सिक्का किस काल का है वह भी लिखा होता था। उसके बाद उसमें देखिएगा डेट भी लिखा रहता था कि कब का है। जैसे आज के सिक्के में देखिएगा 1980 लिखा होगा, कहीं 2011 लिखा होगा, सिक्के के नीचे में देखिएगा आप लिखा रहता है, आप देखिए फटाक से देखिए सिक्के में लिखा रहता है। तो उस समय भी कुछ सिक्के पर डेट लिखा रहता था ताकि इससे पता चल सके कि किस काल का ये सिक्का है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिक्का किसको कहते हैं और सिक्का का यूज क्या होता था, तो सिक्का से ये पता चलता था ये कौन काल का सिक्का है, और जहाँ जहाँ से ये सिक्का मिलता था ना, तो इससे ये पता चलता था कि वहाँ पर किस वंश का शासन था। ठीक है, मान लीजिए अशोक का सिक्का अगर मान लीजिए कि आपको मिल जाए
श्रीलंका में। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता था कि अशोक का शासन तंत्र श्रीलंका में भी था, ठीक है, या श्रीलंका में नहीं था तो उसका जो व्यापार वाणिज्य चलता था वो श्रीलंका के साथ भी चलता था उस समय। तो इसलिए भी सिक्के का इंपॉर्टेंट होता है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए, ये याद रखिएगा बच्चों इतना सा बात। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक किसे बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर से सुनिए, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम, याद कर लीजिए, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसको बोला जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि आखिर मुद्रा शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, तो देखिए मुद्रा शास्त्र का जनक इसलिए बोला जाता है बच्चों, कोई मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है सिक्का, तो कोई भी सिक्का मिला, ठीक है, उसको पहली बार पढ़ने का प्रयास कौन किया था, जेम्स प्रिंसेप किया, इसीलिए इसको जनक बोल दिया गया। मान लीजिए कोई एक जगह है, कोई गाँव है, उसके बारे में किसी को पहले जानकारी नहीं था और आप उसको खोज रहे हैं, तो आप ही के मतलब वो बोला जाएगा ना कि उस गांव का खोज करने वाला कौन है, तो आपका नाम लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत का खोज कौन किया, भारत हेराया नहीं था, लेकिन भारत एक मतलब समुद्री मार्ग से खोजने का काम कौन किया था, वास्को डी गामा किया। इसीलिए बोला जाता है कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज 1498 और कब, मई 1498, 17 मई 1498 को किया गया। तो इसी तरह बोला जाता है कि भारतीय पुरातत्व में जो है भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कौन है, जेम्स प्रिंसेप है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे और इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगली चीज़ को समझिए। अब देखिए कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन वंश था प्राचीन भारत में जो कि सबसे ज़्यादा सिक्का जारी किया, तो सबसे ज़्यादा सिक्का जारी करने वाला वो वंश था बच्चों गुप्त वंश। गुप्त वंश के द्वारा सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया था, और इसकी जो सोने का सिक्का जो होता था ना, उसमें बनावट भी होता था, जैसे कि कहीं किसी सोने के सिक्के पे देखिएगा हवन करते हुए राजा को दिखाया गया है, अश्वमेध यज्ञ कराते हुए दिखाया गया है, किसी सोने के सिक्के पर देखिएगा वीणा बजाते हुए राजा को दिखाया गया है। तो ये सब कहाँ, गुप्त काल के सिक्कों पर दिखाया जाता था, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कुषाण काल का जो होता था ना सिक्का सोने का, वो सबसे शुद्ध होता था, यानी वो सबसे प्योर एकदम 24 कैरेट का होता था कुषाणकालीन सिक्का। यानी आपसे पूछेगा प्राचीन भारत में कौन सा काल था जिसमें सोने का सिक्का सबसे शुद्ध होता था, तो वो कुषाण काल है। तो आप कुषाण काल को सही कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा सिक्का किस काल में चला, तो वो आप लिखिएगा गुप्त काल में, ये याद रखिएगा। और सातवाहन काल में शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए गए। हुआ क्या जानते हैं, कुषाण काल के जब सातवाहन काल आया ना, तो उसमें देखिएगा वहाँ पे सोने का अभाव हो गया, चांदी का भी अभाव हो गया। तो यहाँ के शासक जो हुए ना, सातकर्णी प्रथम है, हाल है, या सातकर्णी द्वितीय है, पुलकेशिन, माफ़ कीजिएगा, पुलकेशिन नहीं, पुलमावी है, ये सब जो शासक हुए सातवाहन वंश के, तो इन्होंने क्या किया, सिक्के का ही सिक्का चला दिया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिक्के का मतलब माफ़ कीजिए, शीशे का सिक्का सातवाहन, 100 से शीशा, 100 से सातवाहन, इस तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुषाण काल में सबसे ज़्यादा तांबे का, ये गलत लिखा गया, तांबे का सिक्का सबसे ज़्यादा किस काल में चला, तो कुषाण काल में। तो कुषाण काल में दो चीज़ याद रखिएगा, तांबे का सिक्का सबसे ज़्यादा और सोने का सिक्का, मतलब सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कहाँ, कुषाण काल में। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में। और सबसे ज़्यादा सिक्का किस काल में चला, तो गुप्त काल में। उसके बाद बोलेगा कि आपका सबसे अच्छा, यानी कि जो सिक्के में कलात्मकता, यानी कि उसमें जो चित्र उत्र बना रहता था, सबसे ज़्यादा किस काल में, तो गुप्त काल में। उसके बाद शीशे का सिक्का, 100 से सिक्का, 100 से शीशा, 100 से सातवाहन, इस तरह जोड़ लीजिएगा। ये सातवाहन काल में शीशे का सिक्का ज़्यादा चला। तो इतनी बातें सिक्का से रिलेटेड याद रख लीजिएगा, बात खत्म हो गया। अब आ जाइए अगली चीज़ को देखते हैं हम लोग। अब देखिए स्मारक, स्मारक का मतलब होता है ना भवन, जो हम लोग जिस घर में रहते हैं ना, इसी को बोला जाता है स्मारक या भवन, ठीक है। तो इसी तरह याद रखिएगा, भवन का निर्माण जो होता है बच्चों, वो हड़प्पा काल से ही देखा जाता है। हड़प्पा काल में आप देखिए मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। फिर देखिएगा हड़प्पा काल में आप कहीं कहीं से देखिएगा बड़े बड़े शौचालय का निर्माण किया गया था, उसका प्रमाण मिलता है। फिर देखिएगा घरों का प्रमाण मिलता है, लोथल में भी घर का प्रमाण मिला है, हड़प्पा में भी। मतलब हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये सभी स्थल हैं जहाँ से घर का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है भवन। और भवन का निर्माण जो होता था वो ईंट से किया जाता था, पत्थर से किया जाता था, मिट्टी से किया जाता था प्राचीन काल में। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण भवनों के ही नाम याद रख लीजिए जो जहाँ जहाँ से मिला है। तो उसमें है मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल राजभवन जो कि पटना से मिला है। आप अभी भी अगर पटना में रहते होंगे या बिहार के हैं तो कभी पटना जाइएगा घूमने, तो कुम्हरार वाला इलाका जाइएगा, कुम्हरार पार्क है वो, तो वहाँ पे घूमिएगा, वहाँ देखिएगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है कि कैसा होता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भवन का निर्माण कैसे होता था, किस तरह था, तो वो चीज़ को वहाँ देख पाइएगा, ठीक है। फिर देखिए सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, यह भी है प्राचीन कालीन है और यह भी है एक तरह से भवन यानी स्मारक का एक नमूना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी स्मारक में वही जो पुरानी जो भी चीज़ें आपको याद आए उसको लिख दीजिएगा। जैसे बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में, उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर देखिए सोमनाथ मंदिर है, फिर आप लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल स्नानागार। फिर आप उसी तरह लिख सकते हैं पटना में एक दो जगह और है, लोहानीपुर से कुछ कुछ चीज़ें मिली है, तो उन तमाम चीज़ों का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अगले चीज़ को, इसके अगले पॉइंट को देखिए, चित्रकला। तो चित्रकला का प्रमाण जो है प्राचीन काल में भी देखने को मिलता है। चित्रकला को बच्चों पेंटिंग बोलते हैं। पेंटिंग जो आज भी बच्चे लोग करते हैं ना, और आप भी करते होंगे, अगर आपको भी आता होगा पेंटिंग तो आप भी करते होंगे। उसके अलावा भी कुछ देखिए ऐसे भी हैं जो मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम होता था उस समय, मतलब प्रचलन में था, आज भी मधुबनी पेंटिंग होता है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल में कहाँ से पेंटिंग का प्रमाण मिला है। तो प्राचीन काल में बच्चों सबसे पहले पेंटिंग का प्रमाण जो मिला है वो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से मिला है, ठीक है। दूसरा है अजंता की गुफा से मिला है, बाघ की गुफा से मिला है। ये सभी स्थल हैं जहाँ से पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं प्राचीन काल में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले चीज़ को देख लेते हैं हम लोग पुरातत्व में, मूर्तिकला। तो मूर्तिकला का मतलब होता है मूर्ति का निर्माण, जो मिट्टी से हो या फिर देखिए तांबे से हो, कांसे से हो, या फिर देखिएगा प्राचीन काल में तांबा, कांस्य या फिर मिट्टी हो या पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया जाता था। तो अब आपको इसमें मेन चीज़ यही देखना है कि मूर्ति आखिर किस चीज़ का बनता था। तो मूर्ति देखिए भगवान का भी बनता था, जैसे नटराज वाले शिव जो है ना, नटराज एक देखिएगा, नटराज वाले शिव जो कि मतलब नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं भगवान शिव को, तो उसका प्रमाण मिला है चोल काल में बनता था वो नटराज शिव का मूर्ति। उसी तरह आप देखिएगा मोहनजोदड़ो से नर्तकी का मूर्ति का प्रमाण मिला है जो कि कांसे की है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मूर्ति कला से संबंधित 4 शैलियाँ महत्वपूर्ण थी जो कि प्रचलन में थी। कौन? गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली और गुप्त शैली। इसका शैली का नाम याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। और मूर्ति कौन कौन से धातु से बनता था उसको खाली लिख दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। आप खाली लिख दीजिएगा पत्थर के मूर्ति बनते थे, मिट्टी के बनते थे, तांबे के बनते थे, कांसे के बनते थे। इन तमाम धातुओं और जो है अन्य चीज़ों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी प्राचीन काल में। अब प्राचीन काल में मूर्तियाँ केवल मतलब राजा महाराजा का ही नहीं बल्कि देवी देवताओं का भी निर्मित किया जाता था। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए अगले चीज़ को देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देख लिए मेन चीज़, जो वैसे चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो सब पुरातात्विक स्रोत था। अब साहित्यिक स्रोत क्या है? तो देखिए साहित्यिक स्रोत हम पहले भी बताए, जो लिखित फॉर्म में हो, जो कि लिखा हुआ हो, उसी को साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। ऐसा स्रोत जो हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध हो, जिसका प्रयोग हम लोग इतिहास के अध्ययन के लिए करते हैं, उसी को बोला जाता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, किसका? साहित्यिक स्रोत का। तो इसी को बोला जाता है साहित्यिक स्रोत। जैसे कि मान लीजिए आप भी कोई इतिहास से रिलेटेड किताब पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे, तो उसको कौन सा स्रोत में रखिएगा? तो उसको साहित्यिक स्रोत में रखा जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साहित्यिक स्रोत को बच्चों 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक मतलब क्या हुआ? धर्म से रिलेटेड, और धर्मेत्तर मतलब कि धर्म से रिलेटेड जो नहीं हो। तो पहले हम लोग धर्म से रिलेटेड साहित्य को देखेंगे, उसी को बोला जाता है धार्मिक साहित्य, और फिर देखेंगे धर्म से रिलेटेड जो साहित्य नहीं था उसको फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए उन चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो देखिए धार्मिक साहित्य में आता है वेद। तो वेद के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ये सब तो डिटेल पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे खाली एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं, ठीक है। तो वेद में होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, इसको याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ होता है, वेदों को सरल रूप से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। हम आपको बताए थे वेद जो है कठिन भाषा में लिखा गया है, और जब ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया वो आसान भाषा में किया गया ताकि वेद के सभी चीज़ों को समझा जा सके, तो उसी को बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, ये याद रखिएगा।
ब्राह्मण ग्रंथ 8 हैं, मुख्यतः 8 हैं, और भी इसकी संख्या है, लेकिन इसमें कौन कौन है? ऐतरेय हुआ, कौशितकी हुआ, पंचविश हुआ, षड्विश हुआ, जैमिनी हुआ, तेतरेय हुआ, शतपथ हुआ, गोपथ। हमारे साथ बोलिएगा तो याद भी हो जाएगा। ऐतरेय, कौशितकी, पंचविश, षड्विश, जैमिनी, तेतरेय, शतपथ, गोपथ, ये 8 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। अब देखिए आरण्यक। आरण्यक का अर्थ होता है, आरण्य मतलब हम बताए थे जंगल, और यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ, यानी जंगल में जो यज्ञ वगैरह किया जाता था ना, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को आरण्यक में मिलता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उपनिषद का अर्थ होता है बच्चों, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को बुलाया जाता है उपनिषद। तो उपनिषद भी हुआ मेन साहित्य है। फिर देखिए स्मृति साहित्य, इसमें हम लोग बताते हैं मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पराशर स्मृति है, देवल स्मृति है। ये महत्वपूर्ण हम लोग स्मृति के बारे में बताए थे। उसमें आपको हम बताए थे मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। फिर इसी में हम बताए थे मनुस्मृति हुआ या कोई भी स्मृति है, इसमें बहुत सी जानकारी मिलती है पौराणिक घटनाओं के बारे में। तो इन चीज़ों की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में होता है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो महत्वपूर्ण पिटक है इसी को बोला जाता है टोकरी। यानी कि देखिए बौद्ध साहित्य 3 है, कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, यानी कि 3 टोकरी था, उसी में ये तीनों चीज़ को लिख के रख दिया गया, इसी को बोला गया बौद्ध साहित्य। ठीक है। और बौद्ध साहित्य कौन भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। ये ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध साहित्य सभी लिखे गए हैं पाली भाषा में। और हो गया अब जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में बच्चों हम बताए थे 46 जैन साहित्य है। कौन कौन? अंग है, उपांग है, तो उसी तरह मतलब बहुत सी चीज़ें हम तो बता चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें याद रख लीजिए। अचरांग सूत है, भगवती सूत है, उपासद गवाओ सूत है, ये सभी कौन सी है? ये है जैन साहित्य है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये जैन साहित्य कौन भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। वेद कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। और उसके बाद बौद्ध ग्रंथ कौन भाषा में? पाली भाषा में। इतनी बातों को याद रखिएगा। ये सब है धार्मिक साहित्य। उसके बाद देखिए, अब देखिए हम लोग धर्मेत्तर साहित्य। तो धर्मेत्तर साहित्य में हम आपको बताएं वैसे साहित्य जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं हो, जो धर्म से अलग हो, उसी को धर्मेत्तर साहित्य बुलाया जाता है। तो उसमें है, देखिए याद कर लीजिए, ये पूरा VVI है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ रट लीजिए, इतनी 5-6 जो किताब के नाम है इसको रटना होगा आपको। अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं कौटिल्य। राय तरंगिणी, इसके लेखक हैं कलहन। अष्टाध्यायी, इसके लेखक हैं कौन? पाणिनि। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी। हर्षचरितम, वानभट्ट। वानभट्ट की 2 रचना है, हर्षचरितम और कादम्बरी, ये वानभट्ट की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। राय तरंगिणी कलहन की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। पतंजलि का महाभाष्य है, ये सब भी आप सुन लीजिए, पतंजलि का महाभाष्य है, ये सब ध्यान में आपको रखना होगा। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। तो विशाख दत्ता की क्या है या बताइएगा। तो ये सब आपको याद रखना होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जरूर आप याद रख लें। ठीक है। तो अब चलिए आर्यभट्टियम किसकी है? आर्यभट्ट की है। तो ये महत्वपूर्ण किताब था, ये महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था। तो अब देख लेते हैं हम लोग विदेशी स्रोत क्या क्या है। तो विदेशी स्रोत के बारे में हम पहले भी बताए। देखिए हम जो भी चीज़ पहले बता देते हैं ना, तो वो जान लीजिए कि बाद में हम उसी को बताएंगे, क्योंकि उसी को हम रिलेट करना सिखाते हैं आपको, ताकि आप पहले से चीज़ों को जाने रहिएगा, तो आप में उत्सुकता होगी जानने की, नई चीज़ों को सुनने की। तो देखिए विदेशी स्रोत उसको बोलते हैं ना बच्चों, जो विदेशी यात्री प्राचीन काल में भारत आए, उन्होंने जो यहाँ पे देखा सुना, उसको अपने किताब के रूप में लिख दिया, उसी को बोला जाता है विदेशी स्रोत। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों को। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, अन्यथा नहीं पढ़ना चाहें तो आप जो सुन लिए वही चीज़ वहाँ लिखा था, इसका PDF हम जब दे देंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग विदेशी स्रोत में कौन कौन व्यक्ति आए थे भारत। तो उसमें पहला नाम है मेगास्थनीज का। ये मेगास्थनीज की रचना क्या है आपसे यही पूछेगा, तो इसकी रचना का नाम है इंडिका। इंडिका देखिए ये लिख देते हैं इंडिका। ये किसकी रचना है? ये मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये किसके समय भारत आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया। और इसने क्या अपनी रचना में क्या वर्णन किया? तो इसने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा भारत की स्थिति थी, यहाँ पे शासन तंत्र कैसे चल रहा था, ये सब के बारे में चर्चा कौन किया है? ये मेगास्थनीज किया है। उसके बाद देखिए फाहियान।
ये किसके समय आया? तो ये गुप्तकालीन एक शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसी के समय में फाहियान भारत आया और इसने क्या रचना किया? फो क्यों की। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ फो, उसके बाद देखिए क्यों की, ये इसकी रचना है। किसकी है भाई? तो ये है किसकी? ये फाहियान की रचना है। फो क्यों की, ये फाहियान की रचना है और इसमें क्या जानकारी मिलता है? गुप्तकालीन समय के भारत की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और ये भारत किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, ये याद रखिएगा। उसके बाद है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय? ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन याद रखिएगा। हर्षवर्धन के समय ये भारत आया और इसकी रचना का क्या नाम है? तो सी यू की, यानी सी यू की, ये चीनी भाषा में लिखा गया है। तो सी यू की ये किसकी रचना है? ह्वेनसांग की है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वांग स्वांग। वांग स्वान आया, तो मतलब यह भी भारत आने वाला प्राचीन कालीन एक यात्री था, इतना याद रख लीजिए। यही 4 नाम आपको याद रखना है प्राचीन भारत में आने वाले यात्री के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए, अब मुख्यतः आपसे जो भी चीज़ें थी जो कि स्रोतों का सर्वेक्षण को लेकर, वो हमने एकदम अभी तक आधा घंटा में ख़त्म करा दिया। अब आगे के चीज़ को देखिए। अब देखिए यहाँ से यूनिट 2 का शुरू होता है। यूनिट 2 में है भारत में लिपियों का विकास, यानी भारत में लिपि का विकास कैसे हुआ। तो देखिए लिपि क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो लिपि होता है बच्चों जो हम लोग लिखते हैं। देखिएगा आप एग्जाम दीजिएगा तो आप अगर हिंदी भाषा में लिखिएगा तो आपसे बोलेगा कि आप लिपि लिखिए, तो आपको देवनागरी लिपि लिखना होगा। अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो आपको लिखना होगा क्या जानते हैं? रोमन लिपि। तो इसी तरह लिपि बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो लिपि मतलब वो होता है बच्चों जिसमें शब्दों को बांध कर, यानी एक साथ शब्द के रूप में, अक्षर को शब्द के रूप में लिखा जाता है, उसी को लिपि बोलते हैं। ये लिपि का अर्थ होता है बच्चों जो हम लोग लिखते हैं ना, वही हो गया लिपि। लॉ से लिखना, लॉ से लिपि, इस तरह याद रखिए। जो हम लोग लिख देते हैं कॉपी में वही हो गया क्या? लिपि हो गया। और जो हम लोग बोलते हैं वो हो गया भाषा, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं वो भाषा हो गया, चाहे हिंदी में बोलें, अंग्रेजी में बोलें, संस्कृत में बोलें, उर्दू में बोलें, मैथिली में बोलें, संथाली में बोलें, ये सब क्या है? ये भाषा है। लेकिन जिसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं या किताब में लिखा हुआ है, उसी को बोला जाता है लिपि, ठीक है। अब देखिए, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं और उसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। तो यही चीज़ हम बोले भी, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं या उसको प्रतीक रूप में, यानी कि अ आ हर्षई दीर्घई जो होता है ना, यही है प्रतीक। यानी कि अ आ हर्षई क ख ग घ कुछ भी लिखते हैं ना, तो ये सब प्रतीक है। जब हम लोग उस प्रतीक का प्रयोग करते हैं तो उसी को बोला क्या जाता है? लिपि बोला जाता है। भारत में लिपि का विकास प्राचीन समय में ही हुआ था। सबसे पहले भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है, वहाँ के गुफा चित्रों में लिपि के बारे में जानकारी मिली। यानी कि वहाँ का जो गुफा चित्र था ना, उसमें लिखित रूप में लगता था कि कुछ लिखा हुआ है। तो उसको इतिहासकारों ने बोला कि देखिए भारत में जो है लिखित रूप से, यानी लिपि का विकास यहीं से हुआ है। कहाँ से? भीमबेटका से। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिएगा हड़प्पा काल जब आता है बच्चों, तो वहाँ भी लिखित मुहर मिले हैं, मृदभांड पे लिखे हुए कुछ कुछ चीज़ मिले हैं। लेकिन आज तक दुर्भाग्य की ये बात है कि उसको आज तक पढ़ा गया नहीं है, यानी वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी वो पढ़ने योग्य थी, लेकिन उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं कि आखिर कौन भाषा में लिखा गया है, क्या लिपि है उसका, ये हम लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो मुख्य रूप से लिपि का विकास जो होता है भारत में, वो सही रूप से दिखेगा तो हड़प्पा काल में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लिपियों के बारे में। तो वही है, हड़प्पा काल में लिपि का विकास हुआ है। और इसकी लिपि क्या थी? तो आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, तो वो भाव चित्रात्मक थी। तो ये याद कर लीजिएगा आप, बस इतना ही चीज़ इसमें है। अब आ जाइए कौन कौन सी लिपियां हैं भारत में। पहली है ब्रह्मी लिपि, फिर है खरोष्टी लिपि, फिर है कुटीर लिपि, फिर है देवनागरी लिपि, फिर शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि, तेलुगु लिपि। ये सभी लिपि के नाम हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिपियाँ जो आपके सिलेबस में मेंशन है, अब उनको देख लेते हैं। देखिए बहुत सी लिपियां हैं, लेकिन आपको मेन जो सिलेबस में आपका दिया है, अब उन्हीं चीज़ को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला है ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि भारत की एक प्राचीन लिपि है, यानी सबसे पहली लिपि में से एक है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के बारे में बच्चों बोला जाता है कि आप जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव की बेटी का नाम था ब्रह्मी, तो उन्हीं
के बारे में कहा जाता है कि ऋषभदेव अपनी बेटी जो ब्राह्मी थी उसको लिखना सिखाना चाहते थे, यानी कि वो लिख सके कोई भी चीज़ को, तो उसको लिखना सिखा रहे थे ना। तो इसी क्रम में उन्होंने एक नई लिपि को विकसित किया जिसको ब्राह्मी लिपि बोला। और ब्राह्मी लिपि उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि उनकी बेटी का नाम ब्राह्मी था, इसीलिए उन्होंने इस लिपि का भी नाम रख दिया क्या, ब्राह्मी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसकी कहानी यही है। उसके बाद देखिए यही ब्राह्मी लिपि है जिससे भारत के अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखिएगा मौर्य वंश का एक बहुत ही महान शासक बना अशोक, तो उसके अभिलेखों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार पढ़ने का कार्य कौन किया, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब, 1837 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का नाम दिया गया है, जिसमें ब्राह्मी लिपि का भी नाम मिलता है। यानी बौद्ध ग्रंथ एक है ललित विस्तार, उसमें 64 लिपि के बारे में चर्चा है, जिसमें एक लिपि ब्राह्मी लिपि भी है। इसको याद कर लीजिएगा। ललित विस्तार के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, जो अभी CIE एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि ललित विस्तार जो किताब है उसमें कितने लिपियों की चर्चा है, तो 64 लिपियों की। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो ब्राह्मी लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी दाहिना से बामा तक, यानी इधर से देखिए यहाँ से शुरू होता था और इधर आता था, यानी लिखना प्रारंभ जो होता था इधर से शुरू होता था और इस तरह चलता रहता था। तो ये होता था दाएं से बाएं की ओर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब आ जाइए अगली चीज़ को देखते हैं। तो वही है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को ही ब्राह्मी लिपि का आविष्कारक माना जाता और उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को पढ़ाने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था, इसीलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया। तो इतनी बातें तो हम पहले भी बता चुके थे। अब देख लेते हैं मुख्य और लिपि है खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि के बारे में भी चर्चा हम लोग को कहाँ मिलती है, पहली बार ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 64 लिपि के बारे में चर्चा है, तो उसी में एक लिपि है खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि की भी चर्चा वहीं पर होती है। इस लिपि का विकास विदेशी लिपि अरमाइक और सीरियाई लिपि से हुई है, यानी कि ये जो खरोष्ठी लिपि है ये विदेश में प्रचलित लिपि था, एक अरमाइक और सीरियाई लिपि, उसी से इसका विकास हुआ है। यह लिपि मुख्यतः उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित था, यानी उत्तर पश्चिम का समझे, यानी ये देखिए आपको एक मैप में आपको दिखा देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये भारत का मान लीजिए कि ये वाला उत्तर वाला, ये उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर JNK वाला हिस्सा है, और इधर जो है पाकिस्तान वाला इलाका। तो इस एरिया में यह प्रचलन में था। कौन एरिया में, इस एरिया में। ठीक है, यानी कि मतलब गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे पाकिस्तान वाले एरिया में ये लिपि प्रचलन में था। कौन, खरोष्ठी लिपि। तो ये ध्यान में रखिएगा, इतनी ही बातें इसमें ध्यान आपको रखनी है। उसके बाद देखिए देवनागरी लिपि, जो महत्वपूर्ण लिपि है देवनागरी, जो आज भी हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। कब, हिंदी जब लिखते हैं तो हम लोग उसमें लिखते हैं क्या है कि हम लोग देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, और जब अंग्रेजी लिखते हैं तो उसमें रोमन लिपि। तो अब देखिए देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का भी विकास जो हुआ है ना वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बायां से दायां लिखा जाता है, यानी बाएं से दाएं और लिखा जाता है। यानी आप देखिए कैसे, तो ये इधर से शुरू होता है और इधर आके ख़त्म होता है। ठीक है, जैसे कि अभी एगो लिख के दिखाते हैं, जैसे इधर देखिए मान लीजिए हम लिखेंगे इधर से, तो ऐसे करके जाते जाते इधर आके ख़त्म होगा। तो इसी तरह यानी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ख़त्म होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी आप लिखते हैं ना, कॉपी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, दायां से बायां लिखते हैं ना, तो उसी तरह यानी बायां से दायां लिखते हैं, माफ़ कीजिएगा, बायां से दायां लिखते हैं ना, तो उसी तरह ये लिखा जाता है। यानी जो हिंदी में अभी आप लिखते हैं उसी तरह ये देवनागरी लिपि लिखा जाता है। ठीक है, यह लिपि अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है मानी जाती है। इस लिपि में ध्वनि और अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो उसमें देवनागरी लिपि जो है उसको मान्यता दे दिया गया। जब हमारा संविधान बन रहा था ना, भारत का संविधान, तो उसमें किस लिपि को मान्यता दिया गया, तो वो है देवनागरी लिपि। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज भी हम लोग क्या है कि कई एक भाषा को जब लिखते हैं ना तो इसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत भाषा को लिख रहे हो, हिंदी को लिख रहे हो, मैथिली लिख रहे हो, भोजपुरी लिख रहे हो, नेपाली लिख रहे हो, तो इन सभी भाषा को लिखने में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप मान लीजिए कि हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी में मान लीजिए कि हमारा देश लिखे, हमारा देश हुआ ना,
तो इसी को आप संस्कृत में लिखिए, अस्माकम देशः, यानी हमारा का मतलब मम होता है ना जी, तो अस्माकम या मम यही होता है। थोड़ा है संस्कृत मेरा वीक है, तो मतलब जैसे देशा होता है ना, देश का मतलब होता है ना, संस्कृत में देशा लिखा जाता है, तो यानी क्या हुआ कि हिंदी को ही लिखा गया है, मतलब एक ही, दोनों में तो एक ही भाषा का यूज है, खाली विसर्ग और अनुस्वार ये लग जाता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है संस्कृत में। तो ये मतलब सीधा है कि कोई भी भाषा, ये पांचों भाषा अगर लिखेंगे तो उसमें कौन लिपि का प्रयोग होगा, तो देवनागरी लिपि का। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले चीज़ को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाषा का विकास। देखिए हम लोग, अब इससे पहले हम लोग देख लिए क्या, लिपि का विकास, अब देख रहे हैं हम लोग भाषा का विकास। तो भाषा का विकास में आप देखिए कि हमारा देश जो है एक विशाल देश है, यानी ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ क्षेत्र है, और इसमें कई एक भाषा बोली जाती है। जैसे आप जानते हैं संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, कुछ भी आप जितना जानते हैं, इंग्लिश है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संथाली, ये सभी भाषाएं जो भी हैं, उड़िया है, मणिपुरी है, असमी है, ये सब भाषाएं बोली जाती है यहाँ। तो इन सभी भाषाओं को 4 भाग में बांट के पढ़ाया जाता है, यानी उसको 4 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन वो भाग है, तो देखिए पहला भाग है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में वे सभी भाषाएं होती है जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है, 2 से द्रविड़ और 2 से दक्षिण भारत। तो आप लिखिएगा, भाषा का विकास हमारे देश में बहुत पुराना रहा है, और हमारे देश में प्राचीन काल से ही कई एक भाषाएं बोली जाती है। हमारा देश काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में फैला होने के कारण यहाँ भाषाई विविधता देखने को मिलती है, और ये भाषाई विविधता के ही कारण भारतीय भाषा को 4 भाषा समूह में बांटा गया है। पहला है द्रविड़ भाषा समूह, जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। ये लगभग 24% लोग बोले जाते हैं, यानी इस भाषा को लगभग भारत के कुल आबादी का 24% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका? द्रविड़ भाषा समूह के भाषा का। तो द्रविड़ भाषा समूह में कौन कौन भाषा आता है, तो देखिए तेलुगु है, तमिल है, मलयालम, कन्नड़, ये सभी भाषाएं जो बोली जाती है, इसको द्रविड़ भाषा समूह में रखा गया है। तो ये कहाँ बोली जाती है, तो ये देखिए ये वाला पार्ट में, ये दक्षिण भारत में, ये सभी इलाके में ये द्रविड़ भाषा को बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं अगले भाषा को। अगले भाषा में क्या है, आर्य भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार जो है, इसलिए इसका नाम रखा गया ना, जो आर्य लोग भारत आए ना, उनके द्वारा जो जो भाषा का प्रयोग किया गया, यानी वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किए, फिर देखिए हिंदी भाषा का यूज होने लगा। तो ये जो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ उत्तर वाले एरिया में, तो इसी को बोला गया आर्य भाषा परिवार। ठीक है, तो इस भाषा का संबंध आर्यों की भाषा से है, और इस भाषा का आधार जो है वो संस्कृत को माना जाता है। यह भाषा आर्यों की भाषा मानी जाती है। भारत के 74% आबादी के लोग इसी भाषा को बोलते हैं, यानी देखिए 24% द्रविड़ भाषा, 74% कौन, तो आर्य भाषा वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इसमें कौन कौन है, उर्दू हुआ, मैथिली हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, बंगाली हुआ, मराठी हुआ, पंजाबी है, गुजराती। तो ये भाषा कहाँ बोला जाता होगा, आप खुद सोचिए। तो ये भाषा उत्तर भारत में बोला जाता है। कहाँ, तो ये जो देखिए इलाका जो हमारा भारत का है, उत्तर वाला इलाका, तो इस इलाके में ये भाषा बोली जाती है। कौन इलाके में, तो ये जो इलाका है यहाँ पे गुजरात तक, तो यहाँ पे पूरा इस इलाके में यही भाषा बोली जाती है, यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ तक यही भाषा बोली जाती है। कौन भाषा, तो आर्य भाषा परिवार वाला, यानी 74% लोग भारत की कुल जनसंख्या का यही आर्य भाषा को ही बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है आष्ट्रिक भाषा परिवार। तो आष्ट्रिक भाषा परिवार उस क्षेत्र में बोला जाता है ना जो पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे देखिए इसमें कौन कौन सी भाषा है, संथाली है, मुंडा है, उराव है, मानखेम है, उसके मंदारी है। ये सभी भाषा जो बोली जाती है ये आष्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है। यानी जो पहाड़ी इलाके में जो भाषा पहाड़ी लोग, जनजाति लोग बोलते हैं ना, तो वो कौन भाषा बोलते हैं, वो आष्ट्रिक भाषा परिवार के भाषा को बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चीनी तिब्बत भाषा परिवार। तो चीनी तिब्बत भाषा परिवार उस क्षेत्र में बोला जाएगा ना बच्चों जहाँ पे हमारा देश चीन से कनेक्ट होता हो, यानी चीन से जहाँ पे बाउंड्री हमारा सटता हो ना, तो उस क्षेत्र में चीनी भाषा और चीनी तिब्बती भाषा का समागम है, यानी बोला जाता है। तो जैसे लद्दाखी भाषा है, ये यहीं से निकला है, चीनी तिब्बती भाषा से ही। फिर देखिए तिब्बती भाषा है, नागा है, लाहली है, चंबा है, डाफला है। ये सभी भाषा कहाँ बोली जाती है, उत्तर वाले इलाके में। कहाँ, तो देखिए इस इलाके में, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये सब वाले इलाके में जो है ना,
तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, चीनी भाषा यानी चीनी तिब्बती भाषा, ये पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है ये ज़्यादातर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सभी हमारे भाषा के ही परिवार हैं और इस समूह हैं और इसी में हम लोग ये भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलते हैं। तो ये तो मुख्य था कि भाषा कौन कौन सी है। अब हम लोग देखते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, पाली भाषा। आपके सिलेबस में मेंशन है कि भाषा का विकास भारत में कैसे कैसे हुआ, उस चीज़ को हम बता दिए। अब हम लोग देख लेते हैं पाली भाषा, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं को अब देखिए। तो पहली है पाली भाषा। तो पाली भाषा जो है वो प्राचीन भारत के लोगों का जनसामान्य भाषा था। यानी जनसामान्य का मतलब होता है ना, आम लोग यही भाषा बोलते थे। कौन भाषा? तो पाली भाषा हुआ। प्राकृत भाषा ये आम लोग बोलते थे, जो आम जनता होती थी वो सभी बोलते थे। और जानते हैं भगवान बुद्ध जब अपना उपदेश दे रहे थे ना, तो वो पाली भाषा में ही दे रहे थे। क्यों? तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर हम जनसामान्य की भाषा में अपनी उपदेश को देंगे तो लोग ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा इसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। यह भाषा उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। यह भाषा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान तक बोली जाती थी तथा उत्तर में नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। यानी कि सीधा मतलब है हरियाणा जो है, हरियाणा के बॉर्डर से लेकर ये शुरू होता था भाषा बोलने का, और यहाँ पे ये बिहार तक आता था और फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश होते हुए ये मध्य प्रदेश तक जाता था और नेपाल के एरिया तक बोला जाता था। किसको? ये पाली भाषा को। ठीक है। और पाली भाषा नेपाल में आप जानते हैं इसलिए भी चूँकि भगवान बुद्ध ने मतलब जो जन्म उनका हुआ है वो नेपाल के तराइन में ही हुआ है, लुम्बिनी में। तो वो इसलिए तो वहाँ पे पाली भाषा बोला जाता था, तभी तो उनका अपना जनसामान्य भाषा पाली था और उन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार अपने धर्म का किया वो पाली भाषा में ही किया। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए वही लिखे हैं, बुद्ध काल में ये जनसामान्य की भाषा थी पाली भाषा, और बुद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक की रचना हुए वो पाली भाषा में हुई है। पाली भाषा को भारत का प्रथम देसी भाषा भी बोला जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भाषा को भारत का प्रथम देसी भाषा बोला जाता है। यानी देसी का मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ठेठ भाषा बोलते हैं, या फिर हम लोग कोई मान लीजिए कि कोई मगधी भाषा बोलता है, तो ये सब क्या है? ये देसी भाषा है। कोई अगर मान लीजिए कि अंगिका भाषा बोलता है तो वो सब क्या है? देसी भाषा है। ठीक है। तो मैथिली हो, अंगिका हो, पाली हो, प्राकृत हो, ये सब देसी भाषा है। और सबसे पहला देसी भाषा कौन है? तो यही है। कौन? तो ये है पाली भाषा। ठीक है। और ये पाली भाषा का उच्चारण जो है ना, इसके प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कौन थे? तो कात्यायन को इसका प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य बोला जाता है। मोगलायन जो है के अनुसार 43 ध्वनियाँ होती थी इसमें। कात्यायन के अनुसार देखिए पाली भाषा में 41 ध्वनि होती थी और मोगलायन के अनुसार इसमें 43 ध्वनि होती थी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ें पाली भाषा से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए अगले भाषा को देखते हैं हम लोग कि वो कौन है? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा जो है यह भी एक जनसामान्य की भाषा थी। इसका प्रयोग शिक्षित वर्ग के लोग भी करते थे। ठीक है। तथा ये प्राचीन भारत में अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में से एक थी। जब आप देखिए जैन धर्म पढ़िएगा तो जैन धर्म में महावीर स्वामी जो है अपना उपदेश जो देते हैं ना, वो प्राकृत भाषा में ही देते हैं। और जैन धर्म का जितना भी साहित्य है ना, तो वो सभी लिखा गया है कौन भाषा में? प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इस भाषा का प्रयोग 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक होता रहा। उसके बाद यह धीरे धीरे विलुप्त हो गया। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था, यानी कि भगवान महावीर के द्वारा अपना उपदेश जो भी जैन धर्म का दिया गया था वो प्राकृत भाषा में ही दिया गया था। और इस भाषा का पहला व्याकरण कौन था? वररुचि का था प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश ये वररुचि की रचना है जो कि प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण है। जैसे आपसे पूछेगा संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। और प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण कौन है? प्राकृत प्रकाश किसकी है? तो वररुचि की है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन? महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सोरसेनी। ये 4 पाठ बताए हैं। किसका? प्राकृत भाषा का ही 4 पाठ है। कौन? महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सोरसेनी। ये सभी 4 पाठ किसके हैं? प्राकृत भाषा के। और कौन बताया है? तो वररुचि बताया है। कौन पुस्तक में? प्राकृत प्रकाश में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए संस्कृत भाषा देख लीजिए।
इसको हम लिखे नहीं हैं बट हम आपको बताते हैं। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में कब हुआ, या संस्कृत भाषा जो है ये हमारा सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछा जाए तो वो संस्कृत भाषा है। और इसका प्रयोग कब होना शुरू हुआ, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग बच्चों जो शुरू हुआ जब आप देखिएगा आर्य लोग भारत आए। जो आर्य लोग भारत आए तो उन्होंने जो भी अपना बात वो करते थे, जो भी बातें आप वो लिखते थे, तो वो सब कौन भाषा में, संस्कृत भाषा में। आप देखिए प्राचीन काल में जितनी भी चीज़ें लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में ही होती थी। तो वो जो संस्कृत भाषा आर्य लोग बोलते थे ना, वो काफ़ी कठिन होता था, वो आसान नहीं होता था। बाद में जब लोग जो गुप्त काल आते आते जब यही संस्कृत भाषा का प्रयोग लोगों ने करना प्रारंभ किया, आम जनमानस के द्वारा इसका प्रयोग होने लगा, तो ये भाषा लौकिक रूप में आई। यानी कि वो जो संस्कृत कलिष्ठ रूप में था वो अब आसान रूप में बोला जाने लगा। यानी जो कलिष्ठ संस्कृत की चीज़ें थी, यानी कठिन कठिन जो शब्द थे उसको अब आसानी से बोला जाने लगा। यानी उसके आसान शब्द भी खोज निकाले गए और उनको बोला जाने लगा। ठीक है। और इसकी सबसे पहली व्याकरण जो है, संस्कृत भाषा की सबसे पहली व्याकरण अष्टाध्यायी है। ये रचना किसकी है, तो पाणिनि की है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अष्टाध्यायी ये रचना किसकी है, तो पाणिनि की है। और संस्कृत भाषा पर लिखी गई सबसे पुरानी व्याकरण ग्रंथ है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। अब अगले स्लाइड में हम लोग अगले चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं भारत में शिक्षा प्रणाली। देखिए भाषा हो गया, लिपि हो गया, स्रोतों का सर्वेक्षण करा दिए। अब भारत में शिक्षा प्रणाली को देखते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड हम इसलिए भी चलेंगे क्योंकि हमारा ये मैराथन है, इसमें रुकेंगे नहीं। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि मैराथन अगर नहीं देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, 40 वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। तो आपको वो छोटी छोटी वीडियो भी है और उसमें टॉपिक वाइज हम कराए हैं। और मैराथन में हमारा फोकस यही है कि हम कम समय में ज़्यादा आपको दे दें, आउटपुट आपको मिल जाए और सारी चीज़ें आपको समझा दें। ठीक है। और रिवीजन के फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप जब भी एग्जाम में लिखिएगा तो एक बार वीडियो हमारा देख के जाइएगा, 4 वीडियो इतिहास से रिलेटेड, तो आपका इतिहास खत्म। आपको 5वां वीडियो देखने की गारंटी हम देते हैं, कहीं ज़रूरत नहीं है। आपका सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक बन जाएगा। यहाँ से आपको कहीं ढूंढने और खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा का विकास। तो देखिए थोड़ा समझिए इसको। तो देखिए शिक्षा का विकास जो आज हम लोग देखते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है, ये एकाएक नहीं हुआ है बच्चों। इसका विकास काफ़ी पहले हुआ है। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, जो हमारे ऋषि मुनि पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनका मुख्य कार्य क्या होता था, वो शिक्षा कार्य करते थे। यानी बच्चों को शिक्षा देना उनका मुख्य पैसा होता था। ये बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते थे। वैदिक काल में क्या हुआ, जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक दी जाती थी। यानी वहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं होता था, वो बोल बोल के रटाया जाता था। जैसे कोई श्लोक है संस्कृत का, उसको अगर याद कराना है तो वो बोल बोल के याद कराया जाता था। और उसमें ये कहा जाता था कि जैसे कि शिक्षक कुछ बोलते थे, यानी कि ऋषि जो बोलते थे गुरुकुल में बैठ बच्चों को जब पढ़ाते थे, तो उसी को बच्चे को दोहराना पड़ता था। यानी उसी को बोला जाता है मेडिकीय एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। मेडिकीय शिक्षा व्यवस्था, यानी उसी को बोला जाता है बच्चों टरटरा कर याद करने वाली व्यवस्था। उसी को ध्यान में रखिएगा। तो बच्चे उसको क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए गुरुजी बोले कि हमारा देश भारत है, तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे बोलते थे हमारा देश भारत है, एक साथ सब बच्चे बोलते थे। तो ऐसी जो व्यवस्था प्रणाली थी वो वैदिक काल में थी। वैदिक काल जैसे ख़त्म होता है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, धीरे धीरे देखिएगा भारत में कई एक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जैसे देखिए तक्षशिला हुआ, उसी तरह हुआ वल्लभी विश्वविद्यालय हुआ, फिर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ, काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उदंतपुरी विश्वविद्यालय हुआ। ये सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना धीरे धीरे अमुक अमुक जगहों पर यानी मेन जगह पे होने लगी। ठीक है। और यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाने लगे। गुरुकुल सिस्टम चलता था। गुरुकुल में क्या होता था, बच्चे घर से दूर रहकर गुरु के समीप रहते थे और वहीं अध्ययन अध्यापन करते थे। गुरुकुल एगो झोपड़ी के रूप में रहता था, जहाँ घर से बच्चे लोग बाहर जाके घर का मतलब बच्चे के जो गार्जियन होते थे वो बच्चे को भेज देते थे बाहर, और वो गुरु के ही पास रहता था। यानी कि वो घर में नहीं रहता था, वो गुरु के ही समीप रहकर अध्ययन अध्यापन करने का कार्य करता था। कौन, तो बच्चा लोग। ठीक है। और उसको गुरु निःशुल्क रूप से पढ़ाते थे उस समय प्राचीन भारत में। और फिर बाद में क्या हुआ, विश्वविद्यालय बना, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, ये सभी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और यहाँ फिर एजुकेशन दिया जाने लगा। तो इसी चीज़ को आज आपको समझना है एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए उन चीज़ों को आप धीरे धीरे बारी बारी से समझते चलते हैं।
देखिए, मेन चीज़ है कि इसमें आप समझने का, प्राचीन भारत में शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ था। ये बात आप इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। इस समय कई शासक हुए जिनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कराई गई। यानी शिक्षण संस्थान यानी जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसकी स्थापना कौन कराया? तो इस समय के प्राचीन भारत के जो भी शासक हुए उनके द्वारा कराया गया, तथा उन शिक्षण संस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। यानी वो शिक्षण संस्थान की स्थापना ही नहीं की गई, यानी उसका निर्माण ही नहीं कराया गया, बल्कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में, निःशुल्क में पढ़ने के साथ साथ रहने की व्यवस्था, उनके लाइब्रेरी की सिस्टम व्यवस्था, ये सभी दी जाती थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना था। यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उस समय क्या होता था? बच्चों को सिखाना तो है ही, उसके चरित्र का भी निर्माण करना है कि वो गलत चरित्र का ना हो। जैसे कि आज भी देखते हैं कुछ बच्चे, देखिएगा पढ़ने वाले आप ही के साथी होंगे कोई, जो कि उनका चरित्र गलत होता है, वो कुछ गलत कार्य में लग जाते हैं। हो सकता है वो नशा का कार्य करें या अन्य भी गलत, कई एक तरह की गलत कार्य होती है, उन सभी चीज़ों में वो हो सकता है कि वो बंध जाएं। तो ये चीज़ नहीं सिखाया जाता था उस समय। ये सिखाया जाता कि आपको गलत कार्य नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको चीज़ों को समझना है, आपको अच्छे ज्ञान को हासिल करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये सभी कार्य उस समय कराए जाते थे। और इन सभी कार्यों के अलावे शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। उनको शारीरिक शिक्षा के बारे में भी बताया जाता था कि आप कैसे क्या क्या करेंगे तो आप मतलब हुष्ट पुष्ट और मतलब आप तंदुरुस्त रहेंगे। ये सभी बातें भी सिखाई जाती थी। और जान लीजिए आज का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आया है बच्चों, जिसके आधार पर ये जो बीए आपका 4 साल का हुआ है, बीए ये जो ग्रेजुएशन वाला कोर्स है, तो इसमें भी यही बात दिया गया है कि सार्वजनिक, ये माफ़ कीजिएगा, सर्वांगीण शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है ताकि बच्चों का सभी तरह से डेवलपमेंट हो सके। उसका ना केवल ज्ञान उसको मिले, बाकी उसको ज्ञान के साथ साथ उसका चरित्र का निर्माण हो, उसके अलावे उसके शारीरिक स्वास्थ्य की भी शिक्षा उसको दी जाए। ये बल अभी सरकार दे रही है। ठीक है, तो ये कब से दिया जा रहा है हमारे देश में? तो प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हम लोग उस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत में प्रत्येक युग में शिक्षा पद्धति का प्रमुख तत्व गुरुकुल था। यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता था वो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था प्राचीन काल से ही। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुए ना बच्चों, तो इसमें भी देखिएगा गुरुकुल सिस्टम को ही अपनाया गया है। वो बताया गया है कि आप जो बच्चों को पहली बार, जब आप बच्चों को जो शुरुआत में एजुकेशन दी जाएगी वो गुरुकुल सिस्टम के ही आधार पर दी जाएगी। वहाँ बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, अपना मतलब हंसी मजाक खेल कूद भी करेंगे, तो वो सभी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो वो प्राचीन वाली जो सिस्टम थी एजुकेशन वाली, वो आज भी अपनाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और जान लीजिए प्राचीन भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था वो आज भी नहीं है भारत में। इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन थी उस समय की एजुकेशन सिस्टम प्रणाली जो थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। गुरुकुल में बच्चे जो रहते थे वो घरों से दूर रहकर, आश्रम में रहकर, गुरु के समीप रहकर ज्ञान अर्जित करते थे। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैदिक काल में सभी छात्र गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। वैसे छात्र जो गुरुकुल में गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उनका मुख्य कार्य मतलब शिक्षा ग्रहण करना होता था। ठीक है, और उन्हें अंतिमवासी कहा जाता था। जो कि गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते थे, उन्हें अंतिमवासी कहा जाता था। ठीक है, तो ये टर्म को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, छात्र 24 साल की उम्र तक शिक्षा जो है गुरुकुल में ग्रहण करते थे। और शिक्षा जब ग्रहण कर लेते थे तब उनका समावर्तन संस्कार होता था। उसके बाद वे घर आ जाते थे। समावर्तन संस्कार क्या होता है बच्चों, जानते हैं? समावर्तन संस्कार का मतलब होता है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह का मतलब होता है बच्चों, जब आप बीए कर लीजिएगा 4 साल का, तो आपको यूनिवर्सिटी में एक लेटर आता है। तो उस लेटर में कहा जाता है जो बच्चे अपना डिग्री यूनिवर्सिटी में जाकर मतलब दीक्षांत समारोह के माध्यम से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ शुल्क आपको देना होगा, लगभग 2000 के आसपास आपको पैसा देना होगा। उसके बाद आप जाइएगा वहाँ, तो आपके लिए वहाँ व्यवस्था, आपके लिए टोपी दिया जाएगा। आपको टोपी के साथ साथ आपको एक देखिएगा एक गमछी दिया जाएगा, एक आपको मतलब यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म दिया जाएगा, जिसको पहन के आप जाइएगा
और वहाँ से आप क्या होगा कि आपको डिग्री दी जाएगी ग्रेजुएशन की, जो हम लोग के साथ हुई थी। हम पटना यूनिवर्सिटी से जब पढ़े थे तो हमारा वो हुआ था, और मतलब उसी तरह आपका भी होगा। तो आप जब ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो इसी को बोला जाता है समावर्तन संस्कार, ठीक है। प्राचीन भारत में उसको समावर्तन संस्कार बोलते थे, और अभी इसको क्या बोला जाता है, दीक्षांत समारोह। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं कि जो शिक्षा देते थे यानी गुरु को उस समय क्या बोलते थे। तो जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा देते थे ना, उनमें गुरु को कई नाम से जाना जाता था, यानी जो शिक्षा देने वाले शिक्षक होते थे। तो पहला होता था आचार्य। आचार्य वो होता था जो बच्चे को निःशुल्क रूप से कल्प शास्त्रों की और उपनिषद तथा वेद का अध्ययन कराते थे। यानी वे गुरु जो कि निःशुल्क रूप से, यानी कोई पैसा नहीं लेते थे, वो कल्प शास्त्र हो या फिर वेद हो या फिर देखिएगा उपनिषद का ज्ञान देते थे फ्री में। उसके बाद देखिए उपाध्याय, वो शिक्षक जो जीविकोपार्जन के लिए कुछ शुल्क लेकर बच्चे को पढ़ाते थे। यानी मान लीजिए कि आप कोई ट्यूशन में पढ़िएगा तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो उसी तरह जो कि उस समय कुछ गुरु होते थे जो कुछ पैसा लेके बच्चों को पढ़ाते थे, उसी को बोला जाता था उपाध्याय। जो गुरु कुछ भी नहीं लेता था, फ्री में पढ़ाता था, उसको आचार्य बोलते थे। और गुरु को ही गुरु भी बोला जाता था, फिर प्रवक्ता भी बोला जाता था। ये सभी गुरु के अन्य अन्य नाम हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर गुरु के नाम है तो चेला का भी होगा, यानी शिष्य का भी अलग अलग नाम होगा। तो देखिए नेष्टिक, वैसे छात्र, देखिए जो छात्र होता था यानी जो लड़का होता था उसके भी दो नाम हैं। कौन? नेष्टिक, वे छात्र जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करता था और मतलब छात्र जीवन ही व्यतीत करता था, उसी को बोला जाता था नेष्टिक। और उसको ब्रह्मचर्यधारी भी बोला जाता था, ठीक है। तो इसी को बोला जाता था नेष्टिक भी। यानी कि वे बच्चे, वे छात्र जो कि गुरु के समीप रहकर और निःशुल्क मतलब जीवन पर्यंत, यानी वो उसको कोई मतलब नहीं है दूसरे चीज़ से, वो केवल पढ़ने का ही कार्य करता था, उसको नेष्टिक बोला जाता था। उसके बाद देखिए उपकुर्बान, वे छात्र होते थे जो कि गुरु दक्षिणा देकर, मतलब जो वो जब अपना शिक्षा प्राप्त कर लेता था, वो गुरु को गुरु दक्षिणा देकर घर लौट के आ जाता था और अपना मतलब ये जो है गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर देता था, उसी को बोला जाता था उपकुर्बान, ठीक है। तो दो प्रकार के छात्र होते थे, एक निष्ठिक जो जिसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, जो कि जीवन पर्यंत खाली शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको घर द्वार कहीं से कोई मतलब नहीं होता था। एक होता था उपकुर्बान जो कि शिक्षा ग्रहण कर लेता था और उसके बाद जब शिक्षा खत्म हो जाता था तो वो घर आता था और यहीं पे रह के अपना जो है गृहस्थ जीवन जीने लगता था। अब देखिए जब छात्र दो तरह के थे तो छात्राएं भी दो तरह की थी। वो कौन? साधो बधू। बधू का मतलब क्या होता है? महिलाएं जब विवाह हो जाती है ना लड़की का तो उसको बधू बोला जाता है। तो वैसी लड़की जो कि विवाह से पहले तक शिक्षा ग्रहण करे उसको साधो बधू बोला जाता था, ठीक है। तो इसको साधो बधू किसको बोलते थे? यानी आप ध्यान में रखिएगा, बधू का मतलब या विवाह से पहले तक जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो साधु बधू। और ब्रह्मवादिनी का अर्थ होता है वो जो कि जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि हमको शादी करना है कि क्या करना है, उसको कोई मतलब ही नहीं है सांसारिक जीवन से, वो केवल और केवल पढ़ने का ही, जीवन पर्यंत पढ़ते रहेगा, उसी को बोला जाता है ब्रह्मचारिणी। यानी ये ब्रह्मचर्य वाला जीवन मतलब बिताता था, तो ठीक है, इसको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्त्रियां भी दो प्रकार की होती थी, यानी छात्राएं जो शिक्षा ग्रहण करती थी उनका भी दो कैटेगरी था। देखिए कैटेगरी बहुत है लेकिन मेन जो कैटेगरी है उसी को हम बता दिए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चीज़ जो है मुख्य केंद्र कौन कौन है शिक्षा का, अब उसको देख लेते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र, यानी प्राचीन भारत में देखिए इससे पहले जितना भी हुआ वो कंसेप्ट था, यानी शिक्षा से रिलेटेड कि शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में होता था, सब बच्चे वहाँ पढ़ते थे, 24 साल की उम्र तक वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उसके बाद उनका समावर्तन संस्कार होता था। अब देखिए वहाँ पे शिक्षक को क्या बोलते थे, छात्र जो होता था उसको क्या बोलते थे, छात्रा जो होती थी उसको क्या बोलते थे, तो ये सब कंसेप्ट था, उसको बता दिए। अब देखिए मेन चीज़ है कि आखिर कौन कौन से शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे प्राचीन भारत में, अब उनको देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो देखिए शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र में एक है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो आपको लग रहा होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में था, तो नहीं, ये भारत में नहीं था बच्चों, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में अवस्थित था, ठीक है। तो रावलपिंडी जिले में अवस्थित था, कहाँ? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में अवस्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय, और प्राचीन भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय यही था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा।
इसकी स्थापना जो की गई थी वो भरत नामक एक राजा थे, उसके द्वारा की गई थी। तक्षशिला को भारत का द्वार कहा जाता है, यानी कि भारत में अगर प्रवेश करना था प्राचीन भारत में तो यही तक्षशिला होते हुए लोग प्रवेश करते थे और भारत आते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था, यानी सिंधु और झेलम नदी जो बहती है उसके बीच में ही अवस्थित ये है, कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा इससे रिलेटेड। अब देख लीजिए काशी। काशी विश्व जो है यह भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। काशी वही जो वाराणसी, वाराणसी में अभी कौन है, वहाँ से चुनाव जीत के आए थे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं से जीत के आए हैं। कहाँ से? काशी से, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं अभी। ठीक है, अभी बनारस जिसको बोलते हैं वही वाराणसी है, और प्राचीन भारत में इसको क्या बोलते थे? काशी। तो काशी भी एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। कब? प्राचीन भारत में। और किस काल में? तो उपनिषद काल में यह जो है महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद देखिए कन्नौज। कन्नौज में देखिएगा 12वीं शताब्दी में यह भी एक शिक्षा का केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था। क्यों? तो यहाँ देखिएगा हर्षवर्धन जैसा राजा हुआ, जो कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ, मतलब बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। तो उसके काल में जो है कन्नौज ये शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, चूँकि हर्षवर्धन जो है ना यहाँ पे कई एक शिक्षा के केंद्रों को स्थापित कराया था और वहाँ बच्चे जाते थे और निःशुल्क रूप से पढ़ते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए मिथिला। मिथिला के आज भी बहुत से बच्चे हमारे हैं जो कि मिथिला से जुड़े हुए हैं। तो मिथिला भी उस समय प्राचीन में भी और अभी भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कि वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। उपनिषद काल में मिथिला एक प्रमुख केंद्र था, किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि कौन कौन सा केंद्र था महत्वपूर्ण शिक्षा का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए नालंदा। नालंदा मेन है, इसको याद रखिएगा, VVI कर लीजिए। नालंदा जो है ये बिहार के राजगीर के पास एक है, बड़गांव जिला, बड़गांव जगह है, वहीं पे नालंदा है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा के खंडहर का खोज कौन किया था? तो कनिंघम किया था। इसी को, कनिंघम को ही, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम जो है यही नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त जो है, गुप्त वंश का एक शासक है कुमारगुप्त। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और गुप्त काल में यह जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ें नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। ठीक, अब देखिए बल्लभी विश्वविद्यालय जो है ये गुजरात के काठियावाड़ जिला में अवस्थित है। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ वाले क्षेत्र में यह अवस्थित था बल्लभी विश्वविद्यालय। बल्लभी विश्वविद्यालय जो है प्रथम बिहार का निर्माण मैत्रक वंश के ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री जो है दद्दा के द्वारा कराया गया था। यानी बल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो जो मैत्रक वंशी शासक हैं ध्रुवसेन प्रथम, उनकी पुत्री जो थी दद्दा, उनके द्वारा कराया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो है कई एक तरह के मतलब विदेशी यात्री भी आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाया जाता था। अब देखिए नालंदा वाला एक चीज़ भूल गए थे, हम बता देते हैं आपको। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बच्चों, तो वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे विदेशी लोग भी आते थे। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे एजुकेशन देने से पहले, यानी कि आपको अगर पढ़ना है ना तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता था, उसको निकालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पढ़ाया जाता था। उपधा परीक्षा इसको बुलाया जाता था। इसके लिए गेट पर ही द्वारपाल लगे होते थे और वो विद्वान द्वारपाल होते थे। जब आप आते वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के गेट पर, तो वहीं पे आपका परीक्षा लिया जाता था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। आप जब क्वेश्चन का जवाब दे देते तो ही आप बच्चे, मतलब छात्र जो होते थे वो वहाँ इंटर करते थे, यानी रहते थे और वहीं पर पढ़ते थे। उनके लिए जानते हैं फ्री में व्यवस्था थी, क्या? रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था फ्री था और वो पढ़ते थे। और यहाँ कई एक प्रकांड पंडित हुए जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाने का कार्य किया। इसी में आप देखिए ह्वेन-सांग जो विदेशी यात्री था वह भी नालंदा आया था और यहाँ पे पढ़ा था और यहीं से कई एक ग्रंथों को वो ले गया। कहाँ? चीन। वो चूँकि चीन का व्यापारी था, व्यक्ति था, और वो चीन लेके चला गया उन ग्रंथों को। ठीक है, तो इसीलिए आप जानते हैं कि आज अगर चाइना उद्योग हो, धंधे हो या औषधि के क्षेत्र में आगे है हमसे, तो उसका मुख्य रीज़न यही है कि हमारे यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति की चीज़ें हैं वो उसने यहाँ से ले गया और वहाँ पे उसने उसको रखा हुआ है और उसी के आधार पर वो आज भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का ही एक भाग है जो कि चाइना इतना आगे बढ़ा हुआ है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब आपसे एक बात पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की
जो है इसको कौन जलाया था, तो बख्तियार खिलजी एगो था जो कि इल्तुतमिश के समय आया था और वही इसको नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्यों? तो इसका रीज़न ये था कि वो जानता था ये बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी है, यहाँ पे कई एक तरह की किताबें हैं, अगर हम इसको जला नहीं देंगे तो ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ये काफ़ी विकास कर जाएंगे और काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो उसका एक मोटिव यह भी था, बाकी और भी मोटिव है, इसके पीछे कहानियाँ बहुत है, लेकिन एक जो उद्देश्य उसका था तो यही था। आप ये मत समझिएगा कि हम गलत बता दिए, ये सही बात है, आप जितनी पढ़े हैं आपके पास उतनी ही नॉलेज है, लेकिन हमारे पास जो नॉलेज है उस चीज़ को हम दे रहे हैं आपको कि उसका एक मोटिव यह भी था, वो नहीं चाहता था भारत में ये सभी इतनी बड़ी विकसित और मतलब संपन्न चीज़ें रहे, इसलिए उसने यहाँ की चीज़ों को जलवा दिया था। नालंदा हो, विक्रमशिला हो, इस सब को उसी ने जलवाया था। तो एक बात यहाँ भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वल्लभी के बाद आप आ जाइए कांची। कांची ये दक्षिण भारत में पल्लव वंश का शासक था, समझे। तो पल्लव वंश में शासक बहुत हुए, सिंह विष्णु हैं और भी हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम, ये सब। तो पल्लव वंश के शासक जो थे ना, उन्हीं के द्वारा कांची को काफ़ी विकसित किया गया और इसीलिए पल्लव वंश की राजधानी भी कांची थी। तो कांची इसीलिए मतलब प्रसिद्ध था कि शिक्षा का केंद्र भी था ये, और यहाँ पे कई एक लोग, यानी भारतीय छोड़िए विदेश के भी लोग आते थे पढ़ने लिखने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कांची विश्वविद्यालय पल्लव वंश के शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था, यानी कि इस विद्यालय को, यानी इस विश्वविद्यालय को मतलब पल्लव वंश के शासक लोग अपना संरक्षण देते थे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। घटिका क्या होता है? पल्लव काल में शिक्षा के केंद्र यानी विद्यालय को घटिका कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा घटिका क्या है, तो आपको लगेगा घटिका मतलब घड़ा मत लिख दीजिएगा। घटिका मतलब होता है बच्चों पल्लवकालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था घटिका, उसी को बुलाया जाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उदंतपुरी महाविहार, इसकी स्थापना जो है पाल वंश के एक शासक थे गोपाल, तो उसके द्वारा किया गया था उदंतपुरी महाविहार का। यह भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और याद रख लीजिए आप, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में है और भागलपुर के अंतीचक में है। कहाँ? तो अंतीचक, इसको लिख देते हैं हम अंतीचक, भागलपुर के अंतीचक। ठीक है, अंतीचक में अवस्थित है। कौन? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम छोड़ रहे हैं इसको जान के, क्योंकि इसको हम पहले भी पढ़ाए थे। अगर आप पढ़े होंगे तो बताइएगा, नहीं बता पाइएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक, तो इसको हम आप ही के लिए छोड़ रहे हैं आज। अब आ जाइए मेन चीज़ों को आप देख लेते हैं। अब देखिए, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जो था उसको बता दिए, कंसेप्ट बता दिए। उससे पहले के जितने भी है, शिक्षा हो गया, लिपि हो गया, भाषा हो गया, आपको स्रोतों का सर्वेक्षण बता दिए। अब देखिए वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आज बता देते हैं। और एक चीज़ हम जान रहे हैं, आपका यूनिट 2 में हम छोड़े हैं, वो चीज़ जो छोड़े हैं ना, उसको यूनिट 3 में जब वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए इसमें ऐड किए ताकि उस चीज़ को वहाँ पे ले जाके हम पढ़ा देंगे। तो वहाँ पे पढ़ाएंगे तो वहाँ कुछ चीज़ें और भी ऐड होगी वहाँ, इस वजह से उसको छोड़े हुए हैं। तो आप जान रहे होंगे, हम जानते हैं भारत में कला का विकास जो है उसको पढ़ना है, कला और संस्कृति, तो उसको हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ यूनिट 3 की कुछ पॉइंट वहाँ से रिलेट करती है, इसलिए उसको वहाँ करेंगे। अभी देख लीजिए वसुधैव कुटुंबकम को। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है ये संस्कृत भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हम बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के रूप में समझते हैं। और जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जिनका जो दिमाग है वो संकीर्ण है, यानी वो ब्रॉड सोचने वाले नहीं हैं, उनका मानना है कि जो हम हैं वही हैं, बाकी दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए आप सीधा समझिए, वसुधैव कुटुंबकम जो है ना, ये हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, और ये पार्ट इसलिए भी है बच्चों, चूँकि हम जो है ना शुरू से ही पूरे विश्व को अपना समझते थे। शुरू में ही हम नहीं समझते, तो आप सोचिए हमारे यहाँ कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर पाता क्या? हम उसको हरा के भेज देते। कोई विदेशी यात्री आके यहाँ पे रह पाता क्या? कभी नहीं रह पाता। तो यानी हमने संपूर्ण विश्व को अपना समझा था, लेकिन संपूर्ण विश्व ने हमको क्या समझा? बाजार के रूप में। यानी हमारा प्रयोग इसलिए किया ताकि यहाँ से ज़्यादा धन कमा सके। और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ये है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व को अपना समझना ही वसुधैव कुटुंबकम है। ठीक है, सीधा मतलब यही है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं। ठीक,
और संकीर्ण मानसिकता वाले लोग जो हैं, यानी छोटी मानसिकता वाले लोग जो है, वो समझते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, यानी कि वो केवल अपने में ही व्यस्त रहना पसंद करते हैं, दूसरों को यानी कि दूसरे व्यक्ति को वो अपना नहीं समझते। लेकिन हमारा देश जो है भारत, और भारत में रहने वाले हम सभी, आप, हम सब कोई, हम लोग दूसरे देश के भी लोगों को बहुत ही सादर के साथ उनको मतलब अच्छे से उनका व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा रिश्ता अपनाते हैं और रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति का ही देन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है। उपनिषद के अध्याय 6 के श्लोक 71वें में ये उद्धृत है, यानी कि उसमें एक चर्चा है, क्या, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस सेंटेंस को पूरा आप लिखिएगा, आंसर जब लिखेंगे ना तो वहाँ पे लिखिएगा अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये कहाँ पे चर्चित है? तो ये उपनिषद जो है हमारा, उसके अध्याय 6 के 71वें श्लोक में वर्णित है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, यह मेरा है, वह मेरा बंधु नहीं है, यानी यह मेरा है, यह हमारा नहीं है, ऐसा विचार छोटी मानसिकता वाले लोग रखते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता ये होती है कि संपूर्ण विश्व ही हमारा है, यानी कोई ये मेरा या ये हमारा नहीं है, ऐसी मानसिकता नहीं। उनके लिए सभी एक जैसे होते हैं और एक बराबर होते हैं। और जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके लिए ये होता है कि ये मेरा है, ये हमारा नहीं है, ऐसी वो विचार रखते हैं। लेकिन जो उदार व्यक्तित्व वाले लोग हैं, वो संपूर्ण विश्व को ही अपना समझते हैं। तो यही इसका मतलब होता है। ठीक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये 2 लाइन याद रख लीजिए और इसी को लिख दीजिएगा कि इसका मतलब ये होता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ऐसी जो विचारधारा रखते हैं, ये छोटी मानसिकता वाले लोग रखते हैं। लेकिन उदार चरित्र वाले लोग जो हैं, वो संपूर्ण विश्व को ही अपना समझते हैं। ठीक, अब आ जाइए अगले चीज़ को समझते हैं हम लोग। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति में श्रेष्ठ है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति जो है वो संपूर्ण विश्व की संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ है। शिष्टाचार, तहजीब, सभ्यता, संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं, मूल्य आज भी हमारी भारतीय संस्कृति के तत्व हैं। यानी हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व ये है कि हम लोग शिष्टाचार के साथ रहते हैं, दूसरे से अच्छे तहजीब में बात करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यह हमारी संस्कृति का मुख्य पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं विशेषता है। उसके बाद, चाहे हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, परंतु हम आज भी परंपरा और मूल्यों को बनाए हुए हैं। यानी हम कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है जिसको मानते नहीं है। हमारी जो प्राचीन काल में चली आ रही परंपराएं हैं, उसको आज भी स्वीकार करते हैं। अगर हमारे प्राचीन भारतीय लोग पीपल पेड़ की पूजा करते थे तो आज हम भी करते हैं। अगर वो तुलसी के पेड़ की पूजा करते तो आज हम भी करते हैं। वो जल की पूजा करते थे तो आज हम भी करते हैं। तो यानी हमारी जो परंपराएं थी, उसे आज भी हम भी स्वीकृत कर रहे हैं और उसको मानते हैं। हमारे देश में विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। विश्व के सभी देशों की संस्कृति से भिन्न परिलक्षित होती है। यानी जो हमारे देश में अन्य संस्कृति, अन्य धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, ये विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है, जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं विशेषता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय संस्कृति का अर्थ है सर्वांगीण विकास, यानी सबका विकास। हमारी संस्कृति का मुख्य जो लक्ष्य है वो है सबों का विकास हो, एक का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का। तो ये ध्यान में रखिएगा। हमारी संस्कृति इस बात पर जोर देती है, ईश्वर द्वारा मनुष्य जाति का निर्माण किया गया है, इसलिए कि सभी अपने कार्यों द्वारा ही इस सृष्टि को सुंदर बनाएं तथा अपने बुद्धि, क्षमता और विशेषता से अन्य पिछड़े हुए जीवों को सुविधा सृजित करें। भारतीय संस्कृति न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को कुटुंब मानता है, जबकि अन्य देश में भारत को केवल बाजार। यानी सीधा मतलब ये है कि हमारी संस्कृति जो है ये हमको सिखाती है कि संपूर्ण विश्व हमारा है, संपूर्ण विश्व हमारा अपना है, कुटुंब है। और जो हम लोग ऐसी विचारधारा तो रखते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व के लोग हमारे लिए ऐसी विचारधारा नहीं रखते। वो कैसी विचारधारा रखते? तो वो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि भारत जो है एक बाजार के रूप में है, जिसका प्रयोग केवल और केवल धन लेने के लिए, धन लूटने के लिए ही किया जाए। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको।
अब आ जाइए अगली चीज़ को समझ लेते हैं। भारतीय संस्कृति और इस संस्कृति को मानने वाले लोग इतने उदार हैं कि हमने सदैव अन्य देशों की संस्कृति का स्वागत किया। यानी कि हम लोग इतने उदार हैं कि हम लोग अन्य देश की भी संस्कृति को अपनाते हैं। जैसे आप बोलिएगा कैसे सर, तो कैसे, तो ऐसे देखिए, आज हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं तो ये तो हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं था, लेकिन हम लोग किसको अपनाएं, विदेशी संस्कृति का ये पार्ट था। वेस्टर्न यूरोप सब में ये सब होता था कि वहाँ के लोग शर्ट पैंट पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, ये सब हम लोग बाद में इसको अपनाएं। क्यों? तो हमको लगा कि भाई हमारे लिए भी ये ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इसको अपना लिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतिहास गवाह है कि भारत के महान विचारकों तथा सम्राटों ने पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास किया। यानी हमारे प्राचीन काल के भी जो शासक हुए, उन्होंने संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रयास किया और उसके कल्याण के लिए कार्य भी किए। जैसे आज भी इसका उदाहरण लीजिए, आज भी कोविड के समय हमने बढ़ चढ़ के संपूर्ण विश्व को कोविड वैक्सीन दिया ताकि विश्व में शांति बनी रहे और ज़्यादा लोग इससे परेशान ना हो या प्रभावित ना हो। उससे उसको बचाने के लिए, उनके जान को बचाने के लिए हमने कोविड सबको दिया। तो ये हमारी एक तरह से हमारी संस्कृति की ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक व्यक्ति तथा व्यक्ति से मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर समाज और समाज से मिलकर देश, देश से मिलकर विश्व बनता है जहाँ सभी मनुष्य निवास करते हैं। यानी एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है जहाँ पे सभी लोग निवास करते हैं। ठीक है, परमात्मा द्वारा विश्व के सभी मनुष्यों को एक समान संसाधन प्रदान किया गया है। यानी कि कोई भी संसाधन हो, भूमि हो, जल हो, वायु हो, सभी पर सबों का अधिकार है और एक समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा अधिकार है और किसी के पास कम। यानी कि ईश्वर ने जब सबको बनाया है तो सबों को समान अधिकार देके भेजा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिसका प्रयोग सभी लोगों को मिलजुल कर करना चाहिए, तभी सारा विश्व एक प्रेम के सूत्र में बन सकता है। यानी कि तभी हमारा पूरा विश्व जो है वो एक सूत्र में बन पाएगा जब इसका प्रयोग सभी मिलजुल कर करेंगे। एक बात को ध्यान में रखिएगा, यदि लोग संसार को एक कुटुंब के रूप में देखेंगे तभी प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करे जैसा कि वह अपने परिवार के सदस्यों से के साथ करे, तो इससे विश्व के सभी लोगों को प्रेम का भाव विकसित होगा। यानी सीधा मतलब ये कह रहा है कि जब हम लोग सभी, विश्व के सभी लोग एक दूसरे को प्रेम से देखेंगे और एक दूसरे के साथ प्रेम वाला भाव रखेंगे, तभी ये विश्व का कल्याण हो सकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हमारा विकास यहीं पे अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इतनी चीज़ों को आप जान लीजिए और इतनी चीज़ों को समझ लीजिए, बस इतना ही था। अतः इस प्रकार संपूर्ण विश्व को कुटुंब के रूप में देखना चाहिए। तो यही चीज़ है कि हमें प्राय ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा नहीं है, ये पराया है, तो ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। हमको ये विचार रखना चाहिए कि संपूर्ण विश्व ही हमारा है और सभी के कल्याण के लिए हमको कार्य करना चाहिए। तो यही मेन चीज़ें हैं, इतनी ही बातों को आपको ध्यान में रखना है और इतनी ही बातों को समझना है वसुधैव कुटुंबकम में। तो चलिए अब अगले चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो वो अगला चीज़ क्या है? समय संबंधित भारतीय अवधारणा। समय और जो अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणाएं हैं प्राचीन भारत में, उसको अब देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको अब देखिए। तो अब देखिए, इसमें समझते हैं। देखिए, थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन हमारा प्रयास भी है। अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप जानते हैं 1.5 घंटा अब होने वाला है, और इसको बनाने में तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो हुआ ही, इसके अलावा इसको लिखना पड़ा, इसको फॉर्मेट में सजाना पड़ा और समझाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है बच्चों। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, हम इतना अगर मेहनत किए हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इसका PDF भेज देंगे। एक वीडियो में आपका पूरा यूनिट 1 से लेके 2 तक खत्म। यूनिट 1 भी ख़त्म हो चुका था आपका पहले ही, यूनिट 2 का भी ख़त्म कर दिए और यूनिट 3 का भी एक टॉपिक ख़त्म कर दिए। अब उसमें जो बचा होगा 3 को ख़त्म करेंगे। इसके बाद मतलब और 2 वीडियो आप लंबा लंबा देखिएगा, तो इससे आपका पूरा बोले ना हम इतिहास ख़त्म हो जाएगा। इतिहास के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद जानते हैं, अब देखिएगा, आज के बाद कल हम आपके लिए क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का भी मैराथन आपके लिए तैयार हो चुका है, उसकी भी तैयारी हम कर चुके हैं, उसको ला देंगे। तो आप देखिएगा, पॉलिटी भी मजा आ जाएगा, एक ही वीडियो में ख़त्म। और उसके बाद जानते हैं, स्वच्छ भारत का भी एक ही वीडियो बना रहे हैं और उसी में पूरा स्वच्छ भारत खत्म हो जाएगा एक वीडियो में, जो कि 1 से 1.5 घंटे का होगा, जो कि पूरा स्वच्छ भारत खत्म। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा सब्जेक्टिव। तो आप धैर्य बना के हमसे जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप यकीन मान लीजिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आपसे कोई भी चीज़
इससे अलग नहीं होगा, हट के नहीं आएगा, आपको हर चीज़ दे दिया जाएगा, ताकि हमारा भी यही प्रयास है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए और आप अच्छा नंबर लेके आएँ, और ताकि आप ये कह सकें कि सर आपसे पढ़े तो हमको अच्छा नंबर मिला। तो ये चीज़ हम चाहते हैं और यही हम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो चलिए अब समय और संबंधित जो भारतीय अवधारणा है उसको अब देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो समय से संबंधित जानकारी रखते थे, ठीक है, या नहीं थी इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट ऐसा जो मान्यता है कि उनको समय की जानकारी थी, वो जानते थे कि समय कैसे गुजरता है। वो उसका जानकारी उनको कैसे था जानते हैं, वो जो सूर्य की किरणें पड़ती थी ना, तो वो छाँव जो लोगों का बनता था ना, उसी आधार पर वो समझ जाते थे कि दोपहर हो गया, शाम हो गया, ये चीज़ उनका था। लेकिन देखिए, इसको आप फैक्चुअली नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके बारे में कोई एविडेंस मिला ही नहीं है कि उनको जानकारी था या नहीं था। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उनको था, लेकिन ये है या नहीं है ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई अभी तक लिखित प्रमाण नहीं मिला है। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतिहासकारों का एक वर्ग जहाँ कहता है कि उनको इस बात की जानकारी थी, समय की जानकारी थी, तो दूसरे वर्ग के लोग कहते हैं कि नहीं थी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये स्पष्ट रूप से आप नहीं कह सकते कि सिंधुवासी को समय से संबंधित जानकारी था या नहीं था, ठीक है। अब देखिए, वैदिक कालीन ग्रंथ जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है, इससे भी इस बात की जानकारी मिलती है कि वैदिक कार्यों को समय का ज्ञान था। इस काल के लोग सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र को देखकर दिशा एवं समय को ज्ञात कर लेते थे। यानी वैदिक, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं, इसका कोई मतलब प्रमाण नहीं मिल पाता है। लेकिन वैदिक काल में इस बात का प्रमाण मिलता है, कहाँ से, तो ऋग्वेदिक ग्रंथ जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब, अथर्ववेद, ये सब में चर्चा है कि भाई देखिए, यहाँ के लोग जो है चंद्रमा है, सूर्य है और नक्षत्र को देखकर ये बता देते थे कि अभी कौन सा समय चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यानी उस समय के लोगों को जानकारी था, वैदिक कालीन लोगों को। अब देखते हैं अगला चीज़ को। वैदिक ग्रंथ में 12 महीने, मतलब ऋग्वेद में वर्ष के 12 महीने की चर्चा है, 360 दिन की भी चर्चा है। यानी उसमें बताया गया है कि एक साल में 12 महीना होता था और उसमें 360 दिन होता था, किसमें, ऋग्वेद में। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद के 5वें मंडल में कहा गया है कि हमें सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की भी जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है उसमें इस बात की भी चर्चा है कि सूर्य ग्रहण लगता था, चंद्र ग्रहण लगता था, इस बात की जानकारी उन लोगों को थी। 30 दिन का माह होता था, इसका भी उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेदिक ग्रंथ में इस बात की भी जानकारी मिलती है कि जो महीना होता था वो 30 दिन का होता था, जो साल होता था वो 360 दिन का होता था, और जो साल में 12 महीने होते थे। तो इस बात की जानकारी उनको थी। देखिए, तैत्तिरीय संहिता जो है, इसमें 6 ऋतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऋतु का मतलब होता है समय, यानी कि वो जो अभी देखते हैं ना, वसंत ऋतु है, शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो ये जो ऋतु हैं, तो इसके बारे में जानकारी तैत्तिरीय संहिता में भी मिलती है। तो ये कौन कौन है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शरद ऋतु है और शिशिर ऋतु है। ये 6 ऋतुओं के बारे में जानकारी किस में थी, तो तैत्तिरीय संहिता में थी। आपको अगर याद ना रहे तो कोई बात नहीं, इसको नहीं याद कीजिए, लेकिन आप इतना याद कर लीजिए, तैत्तिरीय संहिता में 6 ऋतुओं की जानकारी मिलती है। तो बस इतना ही याद रखिएगा। अब आ जाइए अगले चीज़ को देखते हैं। वैदिक ग्रंथ जो है तैत्तिरीय संहिता, इसमें 12 महीनों की भी जानकारी मिलती है। यानी 12 महीना होता था एक साल में, इसकी जानकारी भी किस में मिलती है, तो ऋग्वेद में भी मिलती है और तैत्तिरीय संहिता में भी मिलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। गार्ग संहिता में सप्ताह के 7 दिनों की चर्चा मिलती है। यानी सप्ताह में 7 दिन होता था, इसकी चर्चा गार्ग संहिता में मिलती है। बाद में पश्चिमी देशों के ज्योतिष विज्ञान का भारत पर भी प्रभाव पड़ा और उसके बाद भारतीय समय चक्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि जो बाद में पश्चिमी देश यानी यूरोपियन कंट्री का जो है, वहाँ का जो था ज्योतिष विज्ञान, उसका प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर भी पड़ा। तो इससे क्या होता है कि समय चक्र में परिवर्तन हुआ और जो दिन था वो 7 दिन एक सप्ताह का हो गया और घंटा जैसे विचार भी भारत में आए। यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इस तरह का विचार भी भारत में कहाँ से आया, तो वो पश्चिमी देशों के ज्ञान से ही, ठीक है, ज्योतिष के ही आधार पर, ठीक है। तो इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। गुप्त काल से पूर्व भारतीयों का समय संबंधित ज्ञान काफ़ी कम था। यानी भारतीयों को समय से संबंधित ज्ञान बहुत कम था। कब, गुप्त काल से पहले। लेकिन गुप्त काल के बाद इसके बारे में ज्ञान बढ़ा और यहाँ पे गुप्त काल में आर्यभट्ट जैसे
जो हैं ज्योतिषी हुए जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम लिखी और उसमें उन्होंने बताया पृथ्वी का आकार गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होता है। तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में ये बताया कि पृथ्वी गोल आकार का है और वो अपने अक्ष पर ही घूमती है, यानी पृथ्वी का 2 घूर्णन होता है। ठीक है, तो ये जानते हैं कि नहीं आप? देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये इसका एक पोल है, एग्जिट है, यानी ध्रुव है। ये जो पृथ्वी घूमती है ना, तो ये अपने अक्ष पर ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, और लेकिन ये अक्ष पर घूमने के साथ साथ यहाँ मान लीजिए ये सन है, सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, यानी ऐसे भी घूमती है और ये अपने अक्ष पे भी घूमती है। तो पृथ्वी 2 तरह से घूमती है, एक होता है इसका घूर्णन, एक होता है परिक्रमा। तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, इसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कौन बताया था? आर्यभट्ट बताया था। आर्यभट्ट ने बताया कि एक साल में 365.2586, यानी देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा उन्होंने बता दिया था कि एक साल में लगभग 365 दिन होता है। कौन बताया था? आर्यभट्ट ने। और आज भी हम लोग जानते हैं कि एक साल में कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। और इन्होंने बताया था क्या? 365 दिन 2.586 घंटा होता है एक साल में। तो देखिए बराबर एकदम बता दिए ये। इन्होंने कलयुग की अवधि 4,32,000 सौर वर्ष बताया है, यानी ये जो अभी दौर चल रहा है ये कलयुग है। तो कलयुग का जो पूरा दौर होगा ये 4,32,000 सौर वर्ष तक रहेगा। ये आर्यभट्ट की भविष्यवाणी है। ये कब सही होगा ये हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि तब तक हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान में रखिए। लेकिन इन्होंने जो भी बताया है ना, एकदम एग्जैक्ट और सही बताया। किसने? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट की रचना क्या? आर्यभट्टियम है। और इन्होंने क्या बताया? एक जो पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष पर घूमने के ही कारण दिन और रात होता है। और इन्होंने ही एक बात और बताया कि जो हमारा एक साल होता है वो 365 दिन का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आर्यभट्ट के अलावा भी कुछ खगोल शास्त्री हैं, जैसे आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। उसके बाद देखिए लल्लाचार्य हैं, बारहमिहिर हैं, जो कि बारहमिहिर की रचना है बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक। ये 3 रचना किसकी है? तो बारहमिहिर की है। ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडखाट। ठीक है, भास्कराचार्य का है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में ही है एक लीलावती, जो कि गणित पर लिखी गई रचना है, जो कि भास्कराचार्य की है। तो इतनी चीज़ें मुख्य है खगोल शास्त्र से रिलेटेड, यानी भारत में समय और अंतरिक्ष से संबंधित जो धारणा है वो इतनी ही बातें हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप जान लीजिए एक वीडियो में इतनी चीज़ों को पढ़ा दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और निश्चिंत रहिए, आपको इससे बेहतर कोई पढ़ा दे तो फिर बताइएगा कि सर आपसे बेहतर कोई पढ़ा दिया, तो हम फिर कोशिश करेंगे और बेहतर पढ़ाने का। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में बातें आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर जाके आप कमेंट कीजिएगा कि सर वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लिख दीजिएगा कि देखिए आप अप्रिसिएट कीजिएगा तो हमको ज़्यादा मौका मिलता है कि हम और भी अच्छा करें। तो आप अपना सहयोग जरूर करें, हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपका सारा काम निःशुल्क और ईमानदारी से करा देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।